आजकल देखा मैंने सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही थी, प्राउड आर लिख रही थी महिलाएं। हाँ। हालांकि किस वजह से लिख रही थी वो वजह ठीक थी, लेकिन जो लिखा जा रहा था उस पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कोई खुद को ऐसे कैसे लिख सकता है जब उन लोगों की जिंदगी के बारे में आपको जमीनी हकीकत पता ही नहीं है। जब कोई लड़की कुछ करने को तैयार ना हो तो चूना डाल दिया जाए इंटरनल पार्ट्स में, विष डाल दी जाए, या कोई ऐसी चीज डाल दी जाए कि वो दर्द से चीखे चिल्लाए नहीं, बस अपना सब कुछ छोड़ दे, कुछ भी करो अब कुछ नहीं कहूँगी। वो तब आके देखो ना, मैं तो चैलेंज कर रही हूँ। चैलेंज है आपके लिए, अगर आप खुद को प्राउड वो लिख रहे हो तो आओ ना, उनकी जिंदगियों को बेटर बनाने के लिए काम करो। एक पॉडकास्ट में आप ये कह रही थी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या जो पीरियड्स में लड़कियां होती हैं, इनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। अगर पीरियड्स में है तो उनका कहना ये है कि उस समय लड़की ज्यादा प्लेजर, तो 15 से 20 बार आदमी एक ही जगह बैठा है, वो कभी कोई वॉश नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, एक कसम जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है, ठीक से वो कपड़े पहन भी नहीं पाती कि दूसरा आ जाता है, तो वो एक बहुत खराब बीमारी। प्रेग्नेंट लेडीज सबसे ज्यादा इनकी प्रायोरिटी में क्यों होती हैं? कि प्रेग्नेंट लेडी का ये कहा जाता है वो आउटर इतना इसका शरीर टाइट ना हो, लेकिन इंटरनल टाइट होता है उसमें शरीर। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जहाँ की बच्चे अपनी माँओं के लिए दलाली करते हैं, बोलते हैं कि इधर आओ मेरी मम्मी के पास आओ, इससे ज्यादा घृणित और इससे ज्यादा गिरा हुआ। बिल्कुल। लेकिन लड़कियों को कैसे किया जाता है, छोटी बच्ची हैं तो स्पेशली भेजा जाएगा लड़की को कि जा ये अंदर दिया, मतलब कंडोम अंदर पकड़ा दे, और लड़के तो वो काम करेंगे, लड़के नीचे से कस्टमर बुला के लाएंगे। और उससे भी बुरा ये है कि उन लड़कियों को एक प्लेजर वॉइस करनी होगी, अगर वो नहीं कर रही हैं तो धक्के मार के बाहर निकाल देगा दूसरे लोग। उनकी चीखों में, उनके दर्द में, हर चीज में उनका प्लेजर। यानी कह सकते हैं कि यहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ सेक्स के लिए नहीं आते, बल्कि प्लेजर के लिए, और लड़कियों को या कमजोरों को प्रताड़ित करने और उनको उनके ऊपर अपनी वही ताकत की आजमाइश के लिए आते हैं। मैं भी मर्द हूँ। 60-70 साल वाले जो आते हैं वो किस लिए आते हैं, क्या करते हैं? बूढ़ा सा आदमी आता है, अजीब का झुका हुआ पान उसने खा रखा, वो बच्ची को लेकर अंदर चला जाता है, वो हो गया 17-18 साल की। थोड़ी देर में उस लड़की की बड़ी मुझे तीखी आवाज आई। अच्छा, आवाज आने चीखने की आवाज आई उसकी, तो आया बूढ़ा, बड़ा हंसता हुआ, खीसी नहीं पोड़ता इतना गंदे तरीके से। तो उस लड़की ने कहा कि ये देखो इसके पैर के नाखून, अंगूठा नाखून बढ़ा हुआ था, और वो उसने उसके अंदर उस आदमी बुड्ढे ने नहीं था उसके पास, उसको केवल चीखें सुननी थी। पुलिस वालों का भी बहुत बार कमीशन तय होता है हमेशा। आपकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक केस कौन सा रहा? एक लड़की थी, ऐसे कोई होगी 20-22 साल की, और उसका प्रेमी उसको बेच गया, और इतनी अच्छी घर की लड़की थी, मतलब करोड़पति लोग। घर वालों ने उसको एक्सेप्ट किया वापस? किया, बिल्कुल पूरी शिद्दत से। उसकी माँ इतना इस कदर रोई और मेरे पैर में गिर जाएगी। खास तरह का इंजेक्शन बच्चियों को लगाया जाता है, जिससे कि 10, 11, 12 साल की भी लड़की 15-16 साल की दिखने लगे, और उसके बाद उसको फिर मार्केट में उतार दिया जाए। क्या इंजेक्शन होता है और क्या ये हर जगह है? ऑक्सीटोसिन है, और बैन है, अगर भैंस दूध नहीं दे रही है तो उसको ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है, सीना पहले खुलना शुरू होता है। और ये इतनी दुनिया है, बस इससे आगे की दुनिया नहीं है। और उससे बुरा इफेक्ट क्या है, कस्टमर आने भी उस सबसे पहले दौड़ के जाएंगी, दर्द से कराएगी, चीखेगी, शरीर अचानक बढ़ रहा है, हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, फैट बढ़ रहा है, तो कैसे नहीं होगा दर्द? बहुत बार ऐसे कहते सुना मैंने लोगों को कि लव जिहाद जो होता है वो भी इसका एक तरीका है, वहाँ पे फंसा करके, और एक खास वर्ग दूसरे वर्ग के लोगों को वहाँ पहुँचाता है। इसके पीछे भी कुछ है या नहीं? देखिए, ये वैसे मिथक है। मैं अगर कहूँ तो वहाँ पे लगभग 80% दूसरी कम्युनिटी की बच्ची है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं सोशल कॉपीराइट्स। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्होंने लगभग पिछले 32 सालों में 600 से ज्यादा बदनाम गलियों में रहने वाली लड़कियों को, महिलाओं को रेस्क्यू किया है और उनको एक नई जिंदगी देने का काम किया है। और समाज के वो तमाम लोग जो कि इनको जानते हैं, इनको बहुत ही इज्जत की नजरों से देखते हैं, लेकिन ये उन लड़कियों के लिए काम करती हैं जिनको लोग इज्जत नहीं बख्शते। कैसी होती है उन लड़कियों की जिंदगी, ऐसा क्या होता है कि वो इस पेशे में आती हैं,
कितनों की मर्जी होती है और कितनों को जबरदस्ती वहां धकेल दिया जाता है। इन तमाम चीजों पर उनका 32 साल का अनुभव क्या कहता है, ये हम आज के इस पॉडकास्ट में उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अतुल शर्मा इनका नाम है और संकल्प एनजीओ के तहत ये काम करती है। तो मैम, सबसे पहला सवाल यही जो कि आपसे 50 लोग पूछ चुके होंगे कि ऐसा क्या अनुभव रहा है, ऐसा क्या हुआ आपके साथ, इन लड़कियों के लिए काम करने के लिए आप प्रेरित हुई? देखिए, प्रेरणा तो नहीं थी कोई भी। हम ऐसी जगह पे पैदा हुए जो वहां से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है। ओके। और वो हिदायतें जो होती हैं आज भी हैं वहाँ लड़कियों के लिए, आज भी माँ बाप देते हैं इतने बरस बाद भी। और वही हिदायतें हमारे साथ थी और इन हिदायतों के साथ साथ शायद ऊपर वाले ने कुछ ऐसा लिख के भेजा था कि हमको गाय बगाए वहीं जाना है। तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहे, वहीं की महिलाएं हमारे सामने आती रहीं, कभी लड़कियां सामने आती रहीं और कुछ कुछ हमारे साथ घटनाएं घटती गई। और अल्टीमेटली ये हुआ कि अंतिम जो घटना घटी उसमें किसी के प्रति अपराध बोध वो दिल में घर कर गया। उसको नहीं कभी अपने मन से निकाल पाए कि काश हम उसको बचा लेते, थोड़ा बड़े भी हो गए थे तब तक, एक बचा लेते तो शायद सुरखरू हो पाते समाज में, दुनिया में, भगवान के यहाँ जाके। और बस उसको ढूंढने का था, वो कोई मेरा मंशा नहीं थी कि मुझे वहां जाके काम करना है या क्या है। हमें तो इतनी हिदायत थी कि वहां देखना भी नहीं, ऊपर देख के तो वहां काम करने की तो बात ही नहीं सोच सकते। लेकिन उनका जो दर्द था, उन आंखों के जो आंसू थे, वो मेरे यहाँ रह गए कहीं। और फिर उनको ढूंढने का एक प्रयास था वो बस। बिल्कुल। आपने वो जो कहानी बताई, मैंने कई पॉडकास्ट में वो सुना भी, तो उसमें ये था कि जो महिला थी जिन्होंने आपसे मदद मांगी, लेकिन आपकी उम्र बहुत कम थी, तो फिर आपके अंदर इतना अपराध बोध क्यों था? क्योंकि वो काफी सीनियर थी आपसे और आप कम उम्र में भी थी और आप अपने ससुराल में भी थी, तो फिर मतलब उनकी मदद करना आपके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी ऐसी क्या भावना थी जो कि आपके अंदर अपराध बोध हुआ और आप उन गलियों में जाकर उस महिला को खोजने लगी कि मैं मदद कर पाऊं? एक्चुअली जब वो गई ना, तो हमारे, चूंकि हम गांव देहात में रहते हैं, थोड़े से बड़े घर होते हैं, आंगन बड़ा सा, उसके बाद दरवाजा, और वो दरवाजे पे गई और मैं छत पे खड़ी थी, मतलब मेरा ऊपर था। तो उन्होंने मुड़ के देखा और वो उन आंखों में जो आंसू थे, जो मेरे प्रति उल्हाना था उनके चेहरे पे, और जो शिकायत थी, वो नहीं मैं कभी भूल पाई, आज भी नहीं भूल पाई हूँ। और बस मन में कहीं ये रह गया कि ये क्या हो गया। मैं घर वालों के हाथ पैर जोड़ लेती, ये हमारे घर में काम करती रहती, लेकिन वो शायद संभव नहीं था क्योंकि मेरे बड़े दायित्व थे, बड़ी थी घर में, ननद थी, देवर थे, सास ससुर थे, सामाजिक दायरे भी थे। आज से आप इतने साल पहले ये बात कैसे सोच सकते हैं? ये लगभग 1981 के आसपास की बात है, जैसा आपने कहीं बताया है। हाँ, 81 की बात है। मेरा बेटा 81 और 82 के बीच में मेरा बेटा पैदा हुआ था तब, और तब की बात है। ओके। आपके स्कूल में भी कोई क्लासमेट थी जिनके बारे में क्लास में किसी को नहीं पता था कि ये उस तरह के परिवार से आती हैं? हाँ। और जब उन्होंने आपको फेस किया कि आपने जान लिया है इस चीज को, उसके बाद आप दोनों का रिलेशन कैसा रहा था? फिर कभी बात नहीं हुई स्कूल में, क्लास में? हमको तो तब इतने छोटे थे और हमें तो ये बात तय थी कि ये खराब औरतें, इतना बताया गया था कि इतनी खराब औरतें, ऊपर नहीं देखना, क्यों खराब है? चर्चाएं तो तब उस जमाने में होती नहीं थी, वो नहीं, हमारी बात ही नहीं हुई कभी। और मैं समझती हूँ शायद उसने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया होगा, क्योंकि उस वक्त हम 8वीं में पढ़ रहे थे, तो वो कभी हमें दिखी नहीं, या किसी और स्कूल में चली गई हो, कभी नहीं दिखी। ओके। आपके इस इंसिडेंट से मैंने खुद को कैसे जोड़ा, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। मेरे साथ भी एग्जैक्ट ये चीज हुई थी। एक्चुअली मेरे भाई की हड्डी टूट गई थी, काफी छोटा था, और उसको जिस डॉक्टर के पास दिखाया जा रहा था, तो उस डॉक्टर के पास जाने का जो रास्ता होता था ना, वो उन्हीं गलियों से होके होता था। अच्छा। तो वैसे तो हम लोगों को मना था, लेकिन एक दिन ऐसी मजबूरी हो गई कि वो बहुत शहर के बहुत नामी डॉक्टर थे, तो जो शॉर्टकट पड़ता था उधर से ही लोग चले जाते थे। तो मम्मी पापा लोग चले जाते थे, नानी नाना चले जाते थे, हम लोगों के लिए पाबंदी थी, और उम्र भी ज्यादा नहीं थी, मैं लगभग वही 9-10 में रही होंगी। तो उस समय मेरे साथ भी ये हुआ कि एक दिन ऐसा था कि हमें खाना पहुंचाने के लिए जाना पड़ा, जिस दिन ऑपरेशन उसका हुआ था, ये प्लास्टर हुआ था, तो जाना पड़ा। तो मुझे पहली बार, वही 9 या 10th में मैं थी, ठीक से याद नहीं है, उस गली के बारे में मुझे दिखा, और वो औरतें दिखी किस तरह के इशारे लोगों को कर रही हैं। मुझे इतना ज्यादा आश्चर्य हुआ कि मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद घर पर आके मैंने भी पूछा कि मतलब वो लोग ऐसे क्यों इतना लिपस्टिक लगा के खड़ी थी, ऐसे कपड़े क्यों पहनी थी, बहुत सवाल मैंने पूछे, लेकिन मेरे भी उन सवालों के जवाब नहीं मिले, और ये कहा गया आज से तुम्हें नहीं जाना। तो भाई वहां लंबे टाइम
टाइम तक था, लेकिन फिर भी मुझे जाने को नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल। इन महिलाओं को जैसे आप जब रेस्क्यू कर लेती हैं, चाहे वो कम उम्र की बच्चियां हों या फिर महिलाएं हों जो कि हेल्प मांगे वहां से बाहर जाने के लिए, उसके बाद समाज का नजरिया उनके प्रति कैसा होता है? क्या एक्सेप्टेंस मिल पाती है? उनकी आगे की जिंदगी कैसी होती है? देखिए, ये तो तय है कि एक्सेप्टेंस तो है ही नहीं। एक्सेप्टेंस होती तो वो बच्चियां वहां फंसी ना रह जाती, फिर तो हम सारी बच्चियों को निकाल सकते थे। बस इतना है कि किसी को प्यार पे कोई पहरा है नहीं और ना दिल पे पहरा है। प्यार उन्हें भी होता है, कोई उनसे सच में प्यार कर लेता है तो ऐसी तो बहुत सारी शादियां हमने कराई। अच्छा। कुछ ऐसे भी कि जो झूठ बोल के कराएंगे जो ये वहां से नहीं है। ओके ओके। वैसे तो हमारे मुंह पे लिखा हुआ है कि हम वहीं की लड़कियां होंगी हमारे पास, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेशन से भी हमारे पास लड़कियां आती हैं, जीआरपी सीआरपीएफ भी देते हैं। तो लेकिन वो सब सुखी हैं। एक्सेप्टेंस ना होने से हम घर बहुत कम लड़कियों को भेज पाए। ये नहीं मैं कहूँगी मैंने हजारों भेज दी, नहीं, मुश्किल से 4 या 5 नेपाली लड़कियां हैं, एक बांग्लादेशी है और एक वो अफगानी लड़की थी, और बस और 1-2 होगी कोई आसपास की। इंडियन ही मैं बता कि 1-2 जो आसपास की हमारे, जो समय से पहले मैंने बचा ली, कुछ ऐसी थी, कुछ थोड़ा सा हटके थी हमारे एरिया से, तो उनको बचा लिया। से लगभग 8-10 बच्चियां जिनके घर में हम दे सके, लेकिन बाकी हमने कुछ की शादियां कराई और ऊपर वाली कृपा है कि वो सब बेहतर जिंदगी जी रही। बेहतर से मेरा मतलब पैसे से नहीं है, हाँ, लेकिन ठीक वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं लोग, सुबह कमाना तो शाम को खाना। हाँ। लेकिन वो इतना शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। उसका मैं एक उदाहरण बताऊंगी कि अभी कुछ पिछले महीने मुझे किसी ने आके कहा, बहन जी आपने एक शादी कराई थी हमारे गाँव में एक लड़के की, एक हमारे भी लड़के की करा दो। इतनी अच्छी बहू तो हम ढूंढे से भी नहीं ला सकते जैसी आपने दिया। मेरे लिए वो रिवॉर्ड से कम नहीं था किसी। और जो कि आसामी लड़की थी और वो हिंदी नहीं समझती थी, बोले नहीं अब हिंदी बोलती है और गाय भैंस का भी काम करती है, सास ससुर की बहुत सेवा करती है। गांव में शादी हमने की थी उसकी, थोड़ी सी उनके पास जमीन है, लेकिन सब सुखी है और 2 बच्चे हैं उसके, बहुत अच्छे से। इस तरह की जो चीजें हमारे सामने आती हैं तो ज्यादातर हम प्रशासन को या सरकारों को कोसते हैं। क्या समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या समाज के लोग भी उनको इस तरह के पेशे में ढकेलने और उनको ना अपनाने के लिए जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो यही है कि सीधी सी बात है कि उनकी तो दुकान है, आपका समाज नहीं जाएगा, आपके भाई, आपके पति, आपके बेटे, कोई भी वो नहीं जाएंगे तो उनकी दुकान कैसे चलेगी? वो बंद करके कहीं झाड़ू पोछा करेंगी, कुछ भी काम करेंगी, पेट भरना तो सबको है। सही बात। तो वो करेंगी, लेकिन आप ही के लोग तो जा रहे हैं, इस समाज के लोग ही तो जा रहे हैं अपनी मर्जी से। वो ये तो कहने गलत है कि वो अपनी मर्जी से बैठी है, लेकिन आपकी बदौलत बैठी है बस। आजकल देखा मैंने सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही थी, प्राउड आर लिख रही थी महिलाएं। हाँ। हालांकि किस वजह से लिख रही थी वो वजह ठीक थी, लेकिन जो लिखा जा रहा था उस पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कोई खुद को ऐसे कैसे लिख सकता है जब उन लोगों की जिंदगी के बारे में आपको जमीनी हकीकत पता ही नहीं है। उस मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगी? आपने भी देखा होगा। हैशटैग चला रखा है एक लड़की ने, आई एम प्राउड। नहीं देखा ना, नहीं होना क्या होता है। जब कोई लड़की कुछ करने को तैयार ना हो तो चूना डाल दिया जाए इंटरनल पार्ट्स में, मिर्च डाल दी जाए, या कोई ऐसी चीज डाल दी जाए कि वो दर्द से चीखे चिल्लाए नहीं, बस अपना सब कुछ छोड़ दे, कुछ भी करो, अब कुछ नहीं कहूंगी। वो होता प्राउड रेडियो ना। आके देखो ना, मैं तो चैलेंज कर रही हूँ, हर पॉडकास्ट में कह रही हूँ कि आप एक बार आके तो देखो रेडियो ना क्या होता है। और जिसको प्राउड होना ही है, जिस तरह से आप काम कर रही हैं उस फील्ड में आए, आपका सपोर्ट करें। तमाम एनजीओ हैं, आपका संकल्प एनजीओ है। मैं तमाम लड़कियों को या बाकी जो भी यंगस्टर्स जो भी लोग देख रहे हैं उन सबको कह रही हूँ कि चैलेंज है आपके लिए। अगर आप खुद को प्राउड वो लिख रहे हो तो आओ ना, उनकी जिंदगियों को बेटर बनाने के लिए काम करो, उनको वहां से निकालने की कोशिश करो, उनको रिहेबिलिटेशन में देने या फिर उनको जॉब दिलवाने, उनको कुछ सिखाने, इन सब में उनकी हेल्प करो, तब तो आप प्राउड आर कह पाओगे खुद को। नहीं तो ऐसे कहने का क्या मतलब है? कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है। देखिए, हमने जितनी भी लड़कियों को, ऐसा नहीं है मैंने जॉब प्रोवाइड नहीं कराई है, लेकिन बिल्कुल उनकी पहचान छिपा के, मैं उन जगहों का नाम भी नहीं लूंगी क्योंकि मैं सिक्योरिटी, बतौर सिक्योरिटी गार्ड भी हमारी महिलाएं हैं जो वहां से निकली और उसके बाद वो इस काम को कर रही हैं और बेहतर तरीके से कर रही हैं। लेकिन मैं इतनी सी बात कहूंगी कि अभी लोगों के प्रति उनका नजरिया ठीक है। जैसे ये पता लगे कि ये कौन है, नजरिया बदल जाएगा। बिल्कुल सही। फिर वो पहले उन्हें देखेंगे, तब अंदर मॉल में जाएंगे, उनकी तरफ देखेंगे, भद्दे इशारे भी करेंगे, अश्लील इशारे भी करेंगे। तो कौन है दोषी? लोग कहते हैं वो खराब औरतें हैं।
वो औरतें खराब हैं या उनके साथ जो मजे ले रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, वो खराब है? कौन खराब है? मानसिकता की बात है। मानसिकता की बात है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुछ ऐसी जगह भी आपने देखी जहां की बच्चे अपनी माओ के लिए करते हैं। हाँ। बोलते हैं कि इधर आओ मेरी मम्मी के पास आओ, और बच्चों को इस काम में लगाया गया है। मतलब इससे ज्यादा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इससे ज्यादा घृणित और इससे ज्यादा गिरा हुआ। बिल्कुल। देखिए लड़कियों को कैसे किया जाता है, छोटी बच्ची हैं, चूंकि कोई केबिन नाम की चीज तो है नहीं, 2 पर्दे बीच में पड़े हैं, 3 सामने पड़े, 3 केबिन बन गए एक कमरे। तो स्पेशली भेजा जाएगा लड़की को कि जा ये अंदर दिया, मतलब कंडोम अंदर पकड़ा दे, क्यों हम पहले से रखे हैं। लेकिन जब किसी की ट्रेनिंग शुरू होती है तो जाओ ये देखो, चलो अंदर, तो अंदर वो किसी भी हालत में हो। बच्ची नहीं समझती है क्या? ये तो नहीं उसको समझ आ रहा होगा बहुत सी चीजें, मगर ये तो पता है कुछ गलत है। ये तो इतने नन्हे, स्त्री को हमेशा सिक्स सेंस इसीलिए कहते हैं कि छोटे से बच्चे को पता लग जाता है कि टच बैड टच क्या है। तो उसको भी समझ आएगा कि अंदर ये उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है। और लड़के तो वो काम करेंगे, लड़के नीचे से कस्टमर बुला के लाएंगे, चाय लाएंगे, ऊपर खाना लेके आएंगे और कहेंगे जाओ उधर जा, उस कमरे पे जा, क्योंकि उसकी माँ को कस्टमर ज्यादा मिले। वो दूसरे तो जो कस्टमर आते हैं, क्या वो इतने ज्यादा, मतलब इतनी गिरी हुई सोच के और बिल्कुल इमोशनलेस होते हैं कि वो उन बच्चों की उस स्थिति को देख के कि वो अपनी माँ के लिए तुम्हें बुला रहा है, फिर भी उनको कुछ दया नहीं आती, कोई सेंस नहीं आता? देखिए वो कौन लोग है ये आप समझिए पहले कि हम भीड़ में जा रहे हैं, रेड लाइट होती है, एक गाड़ी वाला है, एक रिक्शे वाला है, भले वो गाड़ी से टकराया हो, आगे टकराया, इधर टकराया, किसी को लगाओ, लेकिन पुलिस वाला आएगा, उसे कहेगा साहब आप जाओ, वो साहब है, रिक्शा वाले में 4 डंडे मारेगा, चाहे उसकी गलती हो ना हो, चाहे उसकी रिक्शा भी टूट गई हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन वो आदमी वहां निकालता है। वो चाहे बिल्कुल हैंड टू माउथ लोग हैं जो दिन भर में 500-600 रुपए पर मुश्किल कमा पाते हैं, कुछ की शराब पियेंगे, और जो वो वहां पे ताकत की आजमाइश अपने घर पे नहीं कर सकते, बाहर समाज में नहीं कर सकते, वो वहाँ वो सबसे निरीह प्राणी है दुनिया का कि जो उन जगहों पर रहता है, वो उसके साथ वो अपना निकालेंगे। और उससे भी बुरा ये है कि उन लड़कियों को एक प्लेजर वॉइस करनी होगी, अगर वो नहीं कर रही हैं तो धक्के मार के बाहर निकाल देगा, दूसरी लाओ। अच्छा, ठंडी लड़की। अच्छा, मतलब उनको हर वो उनकी चीखों में, उनके दर्द में, हर चीज में उनका प्लेजर है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ ज्यादातर लोग सिर्फ सेक्स के लिए नहीं आते, बल्कि प्लेजर के लिए, और लड़कियों को या कमजोरों को प्रताड़ित करने और उनको उनके ऊपर अपनी वही ताकत की आजमाइश के लिए। मैं भी मर्द हूँ, हो सकता है घरवाली ना मान रही हो सकता है समाज उसे वो इंसान ना मान रहा हो, वहां बताएगा कि मैं हूँ। अब घरवाली एक ही बार इस तरह की चीज थोड़ी ना अपने साथ हर औरत करने देगी, उसके साथ परिवार है, उसके साथ स्ट्रेंथ है उसके साथ। अच्छा, एक पॉडकास्ट में आप ये कह रही थी कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, या जो पीरियड्स में लड़कियां होती हैं, या कम उम्र की लड़कियां होती हैं, या एक कोई कुछ और आप बता रही थी कि इनकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि अगर कम उम्र की लड़की को तो वो एक मिथक पाल लिया, एचआईवी पॉजिटिव नहीं होता, वो तो चाहिए, लेकिन अगर पीरियड्स में है तो उनका कहना ये है कि उस समय लड़की ज्यादा प्लेजर देती है। अच्छा, क्यों ये सोच है पता नहीं मुझे। और जबकि वो तो ऑलरेडी दर्द में है, तो शायद उसको और ज्यादा दर्द देना चाहते हो, ये उसके पीछे है। और मतलब कोई उस समय वो प्रोटेक्शन से भी परहेज करते हैं। अच्छा, नहीं फिर वो तब तो फिर बीमारियां भी हो जाती होंगी लड़कियों को तो देखिए एक सिफिलिस जैसी बीमारी तो अक्सर हुई रहती है, हालांकि आप एचआईवी पॉजिटिव नहीं होती क्योंकि इतनी संवेदनशील तो वो सब हो रही हैं, हम भी उनको दिन रात कंडोम बांटते हैं, ये मत मान जाओ, ये सब मत करो, तो उन्हें भी अपनी ये ख्याल है कि एक तो मर रहे हैं जीते जी, रहा सा यहाँ तो रोटी भी नहीं मिलेगी जिस दिन एचआईवी पॉजिटिव होगा, बहुत बुरी बीमारी से तब तो उनकी डेथ होगी, तब तो बाहर फेंक दिया जाएगा, हमको वहां रखने की भी जगह नहीं है। तो लेकिन वो और तो मर्दों को क्या बीमारी, वो एक बार आए चले गए, उनको क्या बीमारी होनी है, तो गंदगी से होती है। जब 15 से 20 बार आदमी एक ही जगह बैठा है, वो कभी कोई वॉश नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, एक कस्टमर जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है, ठीक से वो कपड़े पहन भी नहीं पाती कि दूसरा आ जाता है, तो वो एक बहुत बहुत खराब बीमारी, जानलेवा नहीं होती लेकिन बहुत खराब बीमारी होती है, वो पूरे शरीर में धीरे धीरे उनके इर्द गिर्द फैल जाती है और अंदर तक फैलती है, जो उन्हें बहुत कष्ट देती है। प्रेग्नेंट लेडीज सबसे ज्यादा इनकी प्रायोरिटी में क्यों होती है? देखिए प्रेग्नेंट लेडी का ये कहा जाता है कि वो आउटर उस पर भले ही वो इतना इसका शरीर टाइट ना हो, लेकिन इंटरनल टाइट होता है उस शरीर, तो वो उन्हें प्लेजर देता है बस। और जबकि हमारे यहाँ तो हिंदू माइथोलॉजी में ये कहावत है कि गर्भवती स्त्री से
और मैंने ये पहली बार महसूस किया, मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई सेक्स करे तो वो इससे बुरा नहीं कि 3 महीने का होने के बाद में बच्चे में जब जी पड़ने लगता है तो फिर नहीं। लेकिन जब वहाँ उनको इंसान समझा ही नहीं जा रहा है, जब उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो भला इन सब नियमों और क्या उनको मतलब क्या है? ना, और फिर वो उनका तो कुछ होता नहीं, क्योंकि वो इसके पीछे ये मंशा हुआ करती थी कि पेट में बच्ची भी हो सकती है। पिता अगर इस तरह करेगा तो वो बच्ची भी है अंदर, उसके सिर होता है नीचे, तो ये नहीं ठीक है, तो मानते थे लोग जब तक ना हो जाए। लेकिन यहाँ कौन है उनका? कोई नहीं, वो तो एक वस्तु है, बस भोग की वस्तु है, भोग की वस्तु है। अच्छा, एक किसी इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था कि जिनके बच्चे काफी छोटे हैं, दुधमुहे बच्चे, तो उनकी माओं को भी प्रायोरिटी दी जाती है और उन बच्चों को छीन करके अलग कर दिया जाता है, जिससे उनकी चीख सुनती रहेंगी तो वो कस्टमर को जल्दी खुश करके उस बच्चे के पास जाना चाहेंगे। वो जैसे चाहेगा वैसे करेगा, वो उसे मना नहीं करेंगी। ऐसे तो मना भी करेंगे नहीं, ऐसे नहीं है, मुझे दर्द है या मुझे परेशानी है, तो तब नहीं वो कहती कैसे भी मेरा पीछा छूटे, बस मैं अपने बच्चे तक चली जाऊँ किसी भी तरह। और ये 1-1.5 साल तक जारी रहता है, जब तक बच्चा 1-1.5 साल का हो जाए। इस बीच माँ को तो वो लगभग भूलता है, क्योंकि 24 घंटे तो वहाँ मालकिन की गोद में है। एक माँ उसकी है नहीं, वो सारी लड़कियां कभी ये लेगी बारी से, कभी वो लेगी, वो अंदर गई है तो फिर दूसरा कोई रखेगा, उसके बाद उसको कहीं अलग जगह पर रख दिया जाता है इन्हें, और फिर मिलने के लिए भी 200 रुपए उनको देने पड़ते हैं। क्या ये औरतें इस तरह की कोशिश नहीं करती कि उनको बच्चे ना हो, क्योंकि बाकी बच्चों की वो जिंदगी देख करके इतना ज्यादा, मतलब प्रताड़ित जिंदगी, खराब जिंदगी देख करके ये सोचती हूँ कि भाई मुझे नहीं पैदा करना, मुझे अपने बच्चे को यहाँ नहीं रखना? क्या ऐसा नहीं सोचती? कैसे ये जब तक वो प्रेग्नेंट ना हो जाए तब तक तो उनको कंडोम प्रोवाइड ही नहीं किया जाता। वो कैसे करेंगे? अपने आप तो नीचे थोड़ी चली जाएंगी वो लेने, है तो सब मालकिन के पास ही ना, तू नहीं अभी जैसी। तो उनको ये डर नहीं है कि इसको बीमारी हो जाएगी तो फिर ये कहाँ जाएगी? ना हो जाए, खराब हो जाएगी तो चली जाए यहाँ से, ये नहीं और आएगी कोई, क्या फर्क पड़ रहा है? कितनी कीमत है वहाँ उनकी। जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने एक मूवी देखी थी शराफत, जिसमें हेमा मालिनी को मैंने इस रोल में देखा था। पाकीज़ा वगैरह बाद में, मतलब सब दूरदर्शन पे उस समय हम लोग बच्चे थे तो देखते थे। वहां पर देखते हैं कि इतना शानो शौकत, इतना ताम झाम, इतने महलों जैसी चीजें। वास्तविकता क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए। नहीं, देखिए ये जो कमरा है ये कमरा है, आप समझ लीजिए। आप ऐसे मानिए नीचे एक दुकान है, उसके ऊपर वो है, तो कितने की होगी? हम बहुत बड़ी हुई तो 15 बाई 20 की दुकान, ज्यादा से ज्यादा 20 बाई 20 की, इससे ज्यादा तो है नहीं। उसी के ऊपर वो कमरा है, उसी कमरे में एक तरफ को एक टॉयलेट है जहाँ दैनिक क्रिया के लिए जा सकती हैं। नहाने के लिए कुछ नहीं होता है। अगर आपने गंगूबाई देखी हो तो एक चबूतरा है, वो चबूतरा सबके लिए होता है, वहीं नहाओ खुले में, कोई अंदर जाने किससे पड़ता है। और बस फिर वो उसी में, उसी हिस्से में इतने में बैठ जाओ, इतने में ये पर्दे डाल दिए, केबिन है, बस इतना अंतर होता है कि अगर उसका दरवाजा ऐसे है हॉल का जिसमें बैठे हैं सब, यहीं पे एक खिड़की है जिससे वो झांकेंगी बाहर। खिड़की में कोई रेलिंग वेलिंग तो होती नहीं, क्योंकि उन्हें यहाँ से झांकना, यहाँ से नहीं झांकना। और फिर वो जो हिस्सा बचा पीछे का, उसको ऐसे दरवाजे के सीधे सीधे नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। ये पर्दे लगाया तो दरवाजे नहीं, बस पर्दे हैं, पर्दे नीचे गद्दा पड़ा है और वहीं पे सब कुछ हो रहा है, आजू बाजू बच्चे घूम रहे हैं, घूम रहे हैं सब। और वो चिथड़े हो गए, मैंने कभी धो के बदल के कभी देखे नहीं पर्दे, जो पर्दे हैं कभी नहीं देखे मैंने। इन महिलाओं को नॉर्मल, जो जैसे आप मेरठ से आती हैं, मेरठ की या दिल्ली के जीबी रोड की बात कर लें, या कोलकाता की बात कर लें, सोनागाछी की, या मुंबई की बात कर लें, जहाँ की सबसे बड़ा एशिया का है, तो इन सब जगहों पे जो नॉर्मल ज्यादातर महिलाएं हैं, एवरेज उनको कितने पैसे एक दिन के मिल जाते होंगे? देखिए ये ना सिटी के अकॉर्डिंग है, जैसे हमारा छोटा शहर है। ठीक है, आप मेरठ का बताइए। 250 से 300 से ज्यादा एक दिन का 250, एक शख्स का 250 से 300। वो लड़कियों को नहीं होता है, ये भी अंदर समझिए। अच्छा, लड़कियों का तो अपना कुछ नहीं है, क्योंकि वो जितने में खरीदी गई है पहले तो उनको वो पूरा करना है, वो लेगी मालकिन, उस पर भी वो ब्याज सहित लेगी। ब्याज कैसे? 20,000 में एक लड़की खरीदी गई, अजीब बात है, वही खरीदी गई है, वही उसका पैसा उतारेगी। अच्छा अच्छा, तो 20,000 वो एक दिन में तो उतार नहीं देगी, तब तक उसका 1 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा वो ब्याज भी देगी। अच्छा, जो भी है, तो वो कभी मूल तक तो आ ही नहीं पाती, इस तरीके से ब्याज ही नहीं उतरता, क्योंकि उसके पास थोड़ी पैसा तो मालकिन बाहर लेती, वो तो टिप्स पे जिंदा है अंदर। अच्छा, कस्टमर के हाथ पैर जोड़ ले,
कि तुम जैसे कहोगे मैं वैसे करूँगी, मुझे 10 रुपये फालतू दे के जाना। ओहो। मैं अपने बच्चे के लिए 200 रुपये इकट्ठे करने हैं, पूरे महीने में जाके 200 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। या फिर मुझे मेरा अभी ब्याज नहीं गया, इस बार पैसे बढ़ जाएंगे फिर, और तो ताउम्र नहीं कटते वो पैसे, कभी पूरे होते मैंने किसी के नहीं देखा। किस उम्र तक वो इसी तरह से सेम काम करते रहते हैं? किस उम्र तक उनका कुछ प्रमोशन 25 से होता है? 30 के बाद तो उनका जिंदगी खत्म हो जाती है। अब सोचिए कि जरूरत से ज्यादा आप किसी चीज को इस्तेमाल करेंगे, वो कितना चल पाएगी, कितना। ये तो स्त्री, ये तो एक देह है, इंसानी देह है, इसकी अपनी सीमाएं हैं, तो फिर किसी लायक नहीं रह तो जाती। 30 साल के बाद वो क्या करती हैं? देखिए, या तो वो ट्रैफिकर बन जाए, वो अपने एरिया से लड़कियां बहका के लाने लगे, अच्छा। दूसरे एरिया से लाने लगे, गांव देहात में घर बना लेती हैं, कहीं इधर उधर बना लेती हैं, वहां जाकर अच्छा अपने आप को शो करें, हम तो बहुत अच्छा कमाते हैं, हमने ये किया वो किया, तुम भी चलो, तुम्हें भी कमाएंगे। अच्छा। इस तरह बन जाए। या फिर सीधी सी बात है कि वो वहीं बैठी हैं, कस्टमर की दया पे जिंदा, लड़की की दया पे जिंदा, कि कस्टमर से कहेंगे मुझे 5 रुपए दे जाया करो बस, और मेरे पास को झाड़ू पोछा लगाती रहे, और वहीं रहेंगी, झाड़ू पोछा लगा के खाना वाना मिल जाएगा बस इतना में। या कभी कोई कस्टमर को कह देंगे उसको लड़की नहीं मिली, मैं 20 रुपए में तैयार हूँ, 25 में तैयार हूँ, तुम्हें जो करना हो। तो इस हालात में रह जाती है। या फिर खुद ब्रोथल ओनर बन जाए, एक नया कोठा किराए पे लें, और वहाँ अगर उसका ठीक ठाक रसूख हो गया तो नया कोठा चला, अगर कुछ पैसे बचा लिए, कुछ पैसे बचा लिए हो तो कुछ लड़कियां खरीद ले और उन्हें चला ले। आप बता रही थी 60-70 साल वाले भी आते हैं। 60-70 साल वाले जो आते हैं वो किस लिए आते हैं, क्या करते हैं? देखिए, पहली बात तो एक बड़ा गंदा सा वो है, हमारे यहाँ कहते हैं कि मर्द की कोई उम्र नहीं होती, औरत की होती है उम्र। मूर्ख है कहने वाले, औरत की कोई उम्र नहीं होती, सच्चाई तो ये तो है। उल्टा ही लगता है मुझे तो, है ना, औरत की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि आप औरत के साथ कुछ भी कर रहे हैं, वो क्या ना तो उसको प्लेजर का, ना किसी चीज, कोई चीज का मतलब थोड़ी है, आप कर सकते हैं। लेकिन मर्द के लिए तो एक स्टेबिलिटी जरूरी है ना, वो कैसे करेगा? लेकिन फिर भी वो मुझे लगता है कि झूठी मर्दानगी दिखाने का एक तरीका है। 60 है तो पाठा है, और वो 60 साल की उम्र में शादी कर ली। अभी देते फिल्म स्टार्स का 64 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में शादी कर ली। ये बकवास बात ये जो देते हैं ना, ये भी हमको बहका रही है सब चीज। तो वो इसलिए जाते हैं, घर में तो उनको कोई घास डाल नहीं रहा। बाई चांस बीवी भी ना हो, और होगी भी तो इस उम्र में तुम्हें कम से कम ये तो नहीं कहेगी घर परिवार में। तो उनके लिए वो सबसे मुफीद रास्ता है कि वो वहां चले जाएं और वहां जाके उनको जैसे चाहे वो करें। कुछ एक्सपीरियंस महिलाओं ने बताया कि फिर क्या उनके साथ करते हैं? नहीं, मेरे सामने मेरा दुर्भाग्य है कि बहुत सी ऐसी घटनाओं का मैं साक्षी रही हूँ कि जो कभी मन से निकल ही नहीं पाई। एक बूढ़ा सा आदमी आता, अजीब का झुका हुआ पान उसने खा रखा, यहाँ तक वो पान फैल रहा उसका, गंदा सा। हाँ, गंदा सा बहुत ही, हाथ पीछे कर रखे उसने, जैसे कैसे वो याद है। और उससे बोला कि हाँ, बड़े स्टाइल से। तो मैंने कहा ये क्या करने आया, छोड़ो, हाँ बता, ये वाली भेज दे। मैंने कहा तुम क्या कर रही हो, ये क्या करेगा, क्यों बुला रहा है? छोड़ो ना, क्या करेगा, इसीलिए तो भेज रही हूँ, पैसे तो दे के जाएगा, जाने दो। उनको थोड़े एतराज तो होता है कि मैं बैठी हूँ, उस समय कोई कस्टमर आए, मना भी करती है, लेकिन एक लिमिट है, मना भी कितनी देर करेंगे, उनको तो चाहिए। वो एक बच्ची को लेकर अंदर चला जाता है, वो हो गया 17-18 साल की। थोड़ी देर में उस लड़की की बड़ी मुझे तीखी आवाज आई। अच्छा, आवाज आने चीखने की आवाज आई उसकी। मैंने कहा क्या है, उसको बाहर निकाल। तो अरे कुछ नहीं, तुम्हें पता तो है कि जो ये चिल्लाएंगी नहीं तो फिर दूसरी लड़की मांगेगा। अच्छा, अब करने तो जो कर रहा है। मैंने कहा नहीं, ये वो चीख नहीं है, बुला इसे, लड़की को चोट वोट लगी है, कुछ चोट लगी थी। हाँ, मैंने कहा इसको बाहर निकाल। मैंने कहा तू नहीं निकालेगी, मैं पर्दा हटा दूंगी, और फिर मार जो लगाऊंगी वो तुम्हें अंदाजा नहीं है। ओके, बस फिर सोचो। यार उसने कहा अरे आ जाओ बाहर, क्या कर दिया तुमने लड़की के। तो आया बूढ़ा, बड़ा हंसता हुआ, खींची नहीं पोड़ता इतना गंदे तरीके से। मैं अगर सोचती हूँ कि मुझे आज भी लगे मर गया होगा कहीं, कि मैं पता नहीं क्या करूं। तब वो लड़की आती है, शॉर्ट्स पहन रखे थे उसने, छोटी सी कितनी सी, पहनने को तो यही कपड़े उनके पास, उसके पैरों में मतलब ब्लड आ रहा था बहुत। अच्छा, तो मैंने कहा ये क्या पीरियड से हो रही थी? बोल नहीं, पीरियड से तो नहीं थी। फिर ये क्या हुआ है? तो उस लड़की ने कहा कि ये देखो इसके पैर के नाखून, अंगूठा नाखून बढ़ा हुआ था, और वो उसने उसके अंदर उस आदमी बुड्ढे ने सेक्स नहीं था उसके, उसको केवल चीखें सुननी थी, उसको केवल दर्द देना था केवल, और उसने पैर का अंगूठा उसके। क्या ये हैवान नहीं कहला सकते, और इनको क्या बिल्कुल सजा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन कौन देता है? लोग रेड करते हैं, सरकार रेड करती है, और रेड में एक कस्टमर नहीं पकड़ा जाता कभी। तो फिर रेड क्या दिखावे के लिए होता? बस दिखावे के लिए, बिल्कुल। कभी कभी ऊपर से आए, हम जैसे लोग चिल्लाए, कहीं लिखा पढ़ी करी तो एक रेड कर दो, चलो यार कोई कर रहा है। पुलिस वालों का भी बहुत बार कमीशन तय होता है? हमेशा, बहुत बार नहीं, हमेशा होता है। अगर वो ना चाहें तो क्या सोच सकता है? देखिए स्थिति समझिए, ये है मेरे यहाँ का,
ये एक सड़क है ऐसे, ये एक सीओ ऑफिस है इस सड़क के बिल्कुल किनारे पे, और सड़क के इस किनारे से ये बाजार शुरू हो रहा है, और इधर भी है इधर भी, इनको दिख नहीं रहे। कमीशन खा रहे हैं उसी 200-250 लेने वाली महिलाओं से। अस्मिता को बेच के जिंदगी इनके काटने अपने वाले। बच्चे नहीं है, इनकी अपनी बेटियां नहीं है, सबकी हैं, लेकिन अपने सुरक्षित रखते हैं। कभी देखें पुलिस वाले साथ रखते हो? यानी सरकारों को पता है कि पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, पुलिस वालों को पता है कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन सबकी मिली भगत से किसी ने हमें कहा एक बार बच्चियों की जिंदगी नरक बनाई जा रही कि है। मैडम आप अपना भी खो देती हैं, हमारा भी खो देती हैं। ये पुलिस वाले ने कहा। क्या चाहते हैं वो कि मतलब आप छोड़ दें इन बच्चियों को, उसी हाल में मरने दें? उसी हाथ में। पता नहीं आपको कैसे पता लग जाता है, नहीं लड़के, हमें तो पता नहीं लगता यार, हम तो यहीं सामने ही रहते हैं, हमको तो पता नहीं लगता कैसे लगे। ये तो शर्म की बात है ना कि तुमको पता नहीं पता लगता। नीचे दुकानदार हो, मुझसे तो पूछेंगे अरे बेटा आज, भाई मैं वहीं की बेटी हूँ, तो कोई मेरा भाई है, कोई भतीजा है, सब इसी तरह के हैं, कोई चाचा ताऊ भी, कि अच्छा आज कोई लड़की निकालने आई है। गुस्सा तो इतना आता है कि अगर नहीं ऐसा मानूं कि भाई ये सब मेरे ही हैं तो क्या कहूँ मैं, तुम्हें नहीं पता लगा लड़की आई है, तुम्हारी दुकान के ऊपर आई है, तुमको नहीं पता। ऐसे लोगों के तो चेहरे पे थूक देना चाहिए कि तुम इसी लायक हो। बहुत शर्मनाक स्थितियां हैं, इतनी खराब हैं कि ये है आपका, देखिए जैसे ये बना हुआ है, एक हटा दीजिए तो नीचे उतरने की जगह, इसमें एक रस्सी की बनी हुई लेडर होती है, अच्छा, मोटी रस्सी की, और रेड हो जाए इससे उतार दो दुकान में थोड़ी जाएगा ढूंढने आदमी। अच्छा, ऊपर फर्श हो गया, ये ऐसे मैट बिछ गया, 2 मिनट लगता नीचे उतारने में लड़की को। वो बनाए इस ढंग से गए, देखिए उनकी बसाहट समझिए आप, एक तो बीचों बीच शहर में है, ये मत समझिए आपकी जीवी रोड शहर में नहीं है, बीच अच्छा, में, ये बीचों बीच शहर में है, ये तो और बाद में इधर उधर बसा है, लेकिन बीचों बीच शहर में है। आपके शहर में लगभग ऐसे कितनी लड़कियां होंगी इन गलियों में? मेरठ में लगभग 2,500-3 हजार के करीब। 2,500-3 हजार अभी भी? हाँ अभी भी क्या, ये पहले से कम हुआ या ज्यादा हुआ जब हमने 1981 के आसपास की बात बताई? हाँ नहीं तो पहले से तो ज्यादा ही बढ़ा है, क्यों नए कमरे बने हैं तो सबके देखते देखते बने हैं। अच्छा, आबादी जैसे ऐसे बढ़ी है तो इनकी संख्या भी हाँ उसके साथ भी हुआ, वो भी बढ़ी है। और दूसरा ये है कि जब लड़कियों की आमद बढ़ गई, पहले तो ये था कि वो मातृ सत्तात्मक परिवार थे, नानी से माँ, माँ से बेटी, और बेड़िए, कंजर, नट, ये प्रजातियां थी। लेकिन अभी तो जब बाहर से लड़कियां लाने लगे, नरपिशाच ऐसे हो गए कि जो दूसरे की बच्चियों को उठा के यहाँ धकेल दें, तो उसी तरह से वो बाजार बढ़ रहे हैं, कट कहीं नहीं रहे। तो मतलब जैसे कि आप लोग किस तरीके से, थोड़ा उस प्रोसेस को बताइए कि कैसे पता चलता है एग्जैक्ट, अगर आप जितना बताना चाहें उतना ही बताइए। नहीं मुझे कोई संकोच नहीं, संकोच नहीं, मतलब प्रोसेस ना पता चल जाए किसी को और उससे वो बच जाए। तो ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता चलता है कि कोई नई लड़की आई है और उसको जबरदस्ती लाया गया है इस धंधे में, यानी कि वो नहीं चाहती थी, मजबूरी में, और कैसे आप लोग वहां पे पहुंचते हैं और रेस्क्यू का प्रोसेस क्या होता है? देखिए पहले तो कुछ पता नहीं, मुझे शायद ऐसा लगता है कभी कभी, मैं बहुत नास्तिक हूँ वैसे, लोगों की नजर में भी, खुद की भी। हाँ, मुझे याद नहीं आता कि मैंने दीपक भी कब जला थी। आप जिस तरीके से भगवान की भक्ति कर रही है ना, ये सबसे ग्रेट है। तो मुझे लगता है कि कोई हाथ थाम के कह देता है अचानक कि ऐसा है, कोई फोन कर देगा। जैसे मैं एक घटना से बताऊंगी कि एक बंदे ने मुझे फोन किया वहीं के, कि बहन जी मैं ज्यादा देर तो नहीं रुक सकता, एक बच्ची आई है, ऊपर चलेगी तो वापस होनी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, किसी ने जानकारी दी? हाँ, तो मैंने कहा भैया इतनी दूर हूँ मैं, 8 किलोमीटर मेरा घर है वहां से, और अब शाम हो रही है, पर फिर भी ये जो मेरे साथ है इसका घर थोड़ा पास है। मैंने कहा तू कैसे भी किसी को बाइक शाइक से लेके जा, बहुत जल्दी पहुंच, लड़की को कवर अप कर ले, बाकी मैं देख लूंगी। मुश्किल से 14 साल की बच्ची थी वो। अच्छा। और थैला उसके हाथ में कपड़ों का था, ऐसे ठूस के कपड़े थे, साधारण से कपड़ों में थी। अच्छा। जब मैं पहुंची तो मैंने कहा बेटा कहाँ से आई हो? तो उसने बताया, मैं हैरान हो गई, मुश्किल से 5-6 किलोमीटर पे उसका घर, आसपास से की? हाँ, शहर की। तो मैंने कहा क्यों, यहाँ क्यों आई तुम? तो उसने कहा कि वो मेरे पापा मम्मी तो मतलब अलग कम्युनिटी की थी, पापा मम्मी नहीं है मेरे, और मेरे भाई भाभी ने निकाल दिया कि कहीं भी जा, हमारे उसकी तरह खर्चा करना। तो उसको किसी ने बताया कि यहाँ जा सकते? नहीं, वहां नहीं गई वो बाहर निकली, कपड़े उसके ठूस दिए उन्होंने, बाहर निकल के वो रिक्शा वाला मिला, उसने उससे कही भैया मुझे कहीं ऐसी जगह रात की बता दो जहाँ मैं आज रुक जाऊं, कल मैं अपनी मौसी के घर चली जाऊंगी। अच्छा। उन्होंने कहा ठीक है। वहां लाया, वहां लाके मुहाने पे उतारा, और वहां कहा किसी भी कमरे पे चली जाओ। अच्छा। और मेरा नाम ये है, वहां जाके ही बता देना कि उसने भेजा है, ताकि उसका कमीशन मिल जाए, और वो भी रख ले, ट्रैप ना समझे, उसका स्टेक होल्डर है। तो उससे पहले उसने सुन लिया दुकान वाले ने, वो भी छोटी सी दुकान करता है, उसने सुन लिया, उसने हमें ये खबर दी।
तो ये पहला मौका था कि मैंने उस भाई पे मुकदमा कराया। मैं अच्छा। बहुत कम मुकदमे कराती हूँ। बहुत अच्छा, कराती बहुत अच्छा। उसके लड़की के भाई पे आपने हाँ, केस मैंने कराया। कहा मैं नहीं छोड़ने की इसको, मुझे सबने कहा छोड़ो, नहीं इसको नहीं, और ना इसकी सुपुर्दगी में दूंगा। वो कितने मेरे पैर पकड़ के घिसटता रहा बहुत देर तक, उसने काम ही ऐसा किया था। तुझे नहीं दूंगी, ये नारी निकेतन बच्ची की उम्र क्या थी? 14 साल मुश्किल से। तो मैं नारी निकेतन भिजवाया उसको, लेकिन नारी निकेतन गई वो। फिर उसकी मौसी ने सुपुर्दगी में लिया उसको। अच्छा। आगे आपकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक केस कौन सा रहा जिसको आज भी आपको लगता है कि ये बहुत ही मतलब इमोशनल आप हो गई थी, बहुत खतरनाक रहा? ऐसे बहुत सारे हैं, किसको बताऊं और किसको ना बताऊं, बहुत से छिपा जाती हूँ क्योंकि कोई भी जो भी आपको याद आ रहा हो। नहीं, याद तो सारे ही हैं, सब दिल के करीब। एक लड़की थी, ऐसे कोई होगी 20-22 साल की, और उसका प्रेमी उसको बेच गया। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता था वहां कोई बोलने का किसी का मतलब तो है नहीं, लड़कियां तो बैठी हैं लाइन से या फिर खिड़की पे झांक रही हैं। खासतौर पर नई लड़कियां नहीं झांकती हैं जब तक उनको पूरी तरह से ट्रेंड ना कर दिया जाए, उनको दिखा दिखा के कि ऐसे है। तो वो ऐसे बैठी सामने, मुझे लगा नया चेहरा है, पर मैं पूछ नहीं सकती कि नया है। फिर मैंने कहा ये वो लड़की है क्या, ऐसी फर्जी नाम ले गए, ये वो है क्या? तो उसने कहा हाँ, मालकिन झूठ बोला। हाँ, वो तो झूठ ही बोलती है, आज कुछ और है कल कुछ और बता देंगी, खुद ही भूल जाती है क्या बताया था मुझे ना। तो समझ गई। हाँ, मैंने कहा अच्छा ये वो है। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो यूँ देखती रही मुझे, तो उसने मुझे अभी तक ऐसा कैसे ही ध्यान है, सी बैठी थी, मालकिन की तो निगाह नहीं थी इसमें, तो उसने मुझे ऐसे किया यूँ, मेरे लिए इतना सिग्नल बहुत था। हाथ जोड़े। हाँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, चल अपना काम कर। ऐसे कर मैं चली, क्योंकि मैं अगर और थोड़ी देर रहती तो मुझे लग रहा था मैं या तो इसे मारूंगी या ये मुझे मारेगी। लेकिन मुझे ये भी था कि अगर ये लड़की आज गायब हुई तो, इसलिए मैंने कुछ कहा भी नहीं, और बस मैं ये कह के चली गई। मैंने कहा सुन, कल थोड़ी देर मेरे पास आना। बोली क्यों? अरे मैंने कहा एक काम है तुझे बताऊंगी, मैं तू ही कर सकती है उसका। ऐसे तो मैं बुला लेती हूँ उन्हें, आ जाती है, इतना तो मेरे साथ है। मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ, घर भी वो भी आ जाती हैं। तो मैंने कहा मुझे बहुत जरूरी काम है, तो मुझे मिल जरा। और मैंने कहा दूसरा ये जो लाई है तू जयपुर से इस बार साड़ी, मेरी ये वाली तो बदल दे तू, और मुझे कोई और ला फर्जी साड़ी वो लेके आई थी मेरी, मैं ले लेती हूँ, मना नहीं करती। हाँ ठीक है, तभी तो उनसे एक थोड़ा बॉन्ड बना के रखना पड़ता है। मैंने कहा मुझे कलर नहीं अच्छा लग रहा, मैं इतनी डार्क पहनती नहीं। तो कह रही अच्छा फॉल वॉल लगाया क्या? मैंने कहा तू पहन लियो, फॉल लगा लिया तो दूसरा लाइयो। कह रही अच्छा कल आऊंगी मैं, तो ऑफिस मंगा लेना, घर नहीं आ रही मैं। मैंने कहा हाँ मैं ऑफिस मंगा लूँ, बस मेरे लिए बहुत था इतना। आपका ऑफिस वहीं मेरठ में है? हाँ, मेरे लिए इतना बहुत था। तो मैंने उसे फोन करा, मैंने कहा कितनी देर में आ रही है, फिर मुझे निकलना भी है। बोल दी बस 5 मिनट में आ रही हूँ। मेरे लिए 5 मिनट बहुत थे। मैंने इसको बिठाया, मैंने कहा तू यहाँ बैठ, कि बता देना ऊपर बाथरूम में गई है, कहीं भी कुछ भी कहते, 5 मिनट रुकती इसे, मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। मैं एक लड़का जो एक स्टाफ का ही था, मैंने उसको लेकर बहुत जल्दी बाइक दौड़ा, अंदर वहाँ गाड़ी वाड़ी जा नहीं सकती, हम लोग चले गए। और मैंने उस लड़की को मैंने कहा बहुत जल्दी कर, 1 सेकंड में उठ जा। मैंने नहीं पूछा तू जाना चाहती है कि नहीं, मुझे अंदाजा भी नहीं, ये तो मुझे चेहरा तो उसका मेरे मन में बसा हुआ था। मैंने कहा उठ जा, ले आइए। फिर तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, और सारी लड़कियां मुझ पे ऐसे लग गई, उन्होंने कोई मेरे बाल नोचे, मेरी साड़ी खींचे। अरे क्यों ले जा रही, अरे सब उन्हीं की तो वो एक बचली तो हम ही क्यों, दूसरे को भी नहीं बचने देंगे हम तो। अच्छा वो जाने के लिए? हाँ नहीं हमको नहीं जाना है, दीदी के बिना कैसे ले जाओगी, ऐसे नहीं जाने देंगे। अच्छा, ऐसे मैंने कहा भाई तुम मुझे मार दो, हाँ मुझे मार भी दो, तब भी मैं इस बच्चे को तो नहीं छोड़ के जाऊंगी, कुछ भी कर लो। और वो लड़की ने मुझे जो कस के पकड़ा है, तो जैसे मतलब छूट ही नहीं रही थी, बहुत कोशिश सबने की। मैंने कहा तुम कुछ भी कर दो, या तो आज मैं मर जाऊंगी या इस लड़की को लेके जाऊंगी। और कोई उसे फोन मिला रही है उधर से, वो इसको 1000 गालियां देके जो आपके साथ कि आज मुझे धोखे से बुलाया, मुझे धोखे से बुलाया। उसने कहा दीदी मुझे नहीं पता कि आज कहाँ गई है मैडम, मुझे तो पता ही नहीं है, वो तो ऊपर बाथरूम में गई थी, और कहाँ से तुम्हारे पास खबर आई? वो बातों में लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुक नहीं रही थी, और वो भागी वहां से रिक्शा पकड़ के। मेरे लिए इतना बहुत था, मैंने उसे लेके पहला मौका था। मैं अपने घर को इन्वॉल्व नहीं करती इसमें, नहीं अच्छा करते हैं, कभी भी नहीं करती हूँ। मैं उसे वहां से लेके, मेरा घर नजदीक था, तो मैं उसे अपने, मेरा एक मुंह बोला भाई था, मैं उसकी डेयरी में लेके गई पहले। अच्छा। उसके पास में डेयरी थी, अगर डेयरी में अंदाजा नहीं करेगी, काफी बड़ी उनकी डेयरी है, सुबह। तो मैं पीछे जो उसके नौकरों का रहने का था वहां पे लेके आ गई उसे। मैंने कहा बेटा तू यहीं बैठ रही हो, हिलना मत, मैं ना आऊँ, ये मेरे भाई का घर है, भाई की डेयरी है, तो बस हिलना मत, इस समय परेशान मत करा। मैं वहां से निकल आई और मैं सीधे गई ऑफिस में। मैंने कहा सर, मैं पता नहीं क्यों इतनी बौखलाई हुई थी, मैंने कहा सर अगर आज आपने साथ में दिया तो मैंने कहा जिंदगी भर मैं आपको ऐसी तकलीफ दूंगी कि आप भूल नहीं पाएंगे कभी।
तो उनको पता नहीं क्या समझ में आया, उन्होंने कहा क्या चाहती है। मैंने कहा मैंने बच्ची निकाली है, अगर उसको उंगली भी लग गई ना आज, मैं मर जाऊं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बच्ची को आज उंगली लग गई तो आप समझ लो कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब एक्सपोज करूंगी, सबका पता है मुझे कहाँ क्या हो रहा है, कैसे लड़कियां जाती हैं रात को, कहाँ पुलिस वाले कैसे बुलाते हैं, कहाँ थाने इंचार्ज बुलाते हैं, सब पता है मुझे, चिंता मत करना इस बात की। बहुत ही घटिया, बहुत घटिया। उन्होंने कहा तो क्या चाहती हूँ, मैंने कहा उसको रोकना, वो भागती हुई करेगी यहाँ चिल्लाएगी, उसको रोकना बस, आपको कैसे भी FIR लिखने के नाम पे रोको, वो कहेगी मेरी लड़की को ले गई भगा, कुछ भी कहेगी, बाकी मैं जानी। बोले नाबालिग है, मैंने कहा नहीं बालिग है। बोले बालिग में कैसे, अरे मैंने कहा वो कह रही है कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं रहना चाहती, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप करो। फिर उन्होंने रोका, बच्ची लगभग 8 दिन रही मेरे घर। अच्छा, वहीं पे? हाँ, मेरे घर रही, वहाँ से डेरी से हटा के। ये मेरे लाख करती रही मेरे से गुहार, पुलिस वाले मेरे घर आते, देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है, मेरे घर आ गए, मैडम एक बार तलाशी तो लेनी पड़ेगी, मैं ले लो। तलाशी लेनी पड़ेगी का क्या मतलब है? हाँ, मैंने कहा ले लो ना, मैं क्या मना कर रही हूँ। उस जगह की तलाशी क्यों नहीं लेते जहाँ उन बच्चियों को वैसे रखा गया है? मैंने कहा ले लो। पहली बात तो मेरा घर ऐसा है कि उसमें एक आदमी एक दरवाजे से घुसेगा तो उसके 20 दरवाजे कि उनमें से वो गायब हो जाए। बड़ा घर है, मतलब दरवाजे भी बहुत हैं। आऊंगी मैं देखने, मुझे ऐसा घर बहुत पसंद है। आ जाओ किसी दिन, तो वो किधर से भी निकल जाएंगे। तो वो भी नहीं था, लेकिन हमने लगभग 7 या 8 दिन बाद मीडिया ट्रायल कराया। कभी पहला मौका था कि मैंने किसी लड़की का इतनी लेट मीडिया ट्रायल नहीं कराया, और जो उस लड़की ने बताया वो उसका प्रेमी बेच के गया, और आप यकीन नहीं करेंगी वो मेरे शहर के बहुत नजदीक की लड़की थी, और इतने अच्छे घर की लड़की थी कि मतलब करोड़पति लोग थे। घर वालों ने उसको एक्सेप्ट किया, वापस किया, बिल्कुल पूरी शिद्दत से। उसकी माँ इतना इस कदर रोई और मेरे पैर में गिर गिर जाए कि तुमने मेरा क्या कर दिया। मैंने इसकी कहानी किसी को कभी कही नहीं, क्योंकि बहुत नजदीक की बच्ची थी, और अब शादीशुदा जिंदगी है उसकी। बहुत अच्छा, चलिए अब चाय ले लीजिए, फिर अगला सवाल लेंगे आपसे। चाय पीते पीते 1-2 सवाल ले लेते हैं। हाँ। आपको कभी ऐसा लगा कि ये रास्ता इतना टफ है और सपोर्ट भी ठीक से नहीं मिल पा रहा? ठीक नहीं, कैसी भी नहीं। हाँ, किसी भी सेक्शन से अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मन उद्वेलित हो गया कि चलो अब ये रास्ता छोड़ देते हैं? ना, नहीं हुआ कभी भी नहीं। ये देखिए हमारे यहाँ दूध से बड़ी कोई चीज नहीं मांगी। हाँ। नहीं, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले दिन से जो गिल्ट मन में था वो नहीं निकल पाया कभी, और ये रहा कि अगर अब का जो गिल्ट हुआ तो वो शायद जीते जी नहीं निकल पाएगा, मरने के दिन तक रहेगा। तो ऐसा कोई काम नहीं करना मुझे, और मुझे किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। मेरे साथ बहुत लोग हैं, बहुत। शहर मेरे साथ है, और अब तो आप लोगों की बदौलत पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ। अब तो पूरी दुनिया आपको जानती है, सिर्फ हिंदुस्तान ही बहुत लोग हैं। तो और उस समय मेरा पूरा शहर, अगर मेरे एक आवाज होती तो सब लोग खड़े होते जरा सी देर में, इसलिए कभी घबराहट नहीं हुई। हाँ, सुकून मिलता था इतना कि मुझे याद भी ना रहे कि मैं लड़की निकाल के आई हूँ, कहाँ सो गई, गाड़ी में नीचे सो गई कि ऊपर सीट पे हूँ, नहीं मुझे ध्यान रहता। पर उस समय तक बेचैनी रहती है कि जब नहीं, अब फिर वो अगले दिन फिर शुरू हो जाती है, वो ये कोई लड़की तो नहीं आ गई हो, या कोई लड़की ऐसी तो नहीं जो मेरी नजरों से चूक गई हो, मुझे ना बता पाई हो, कहना चाहती हो। कुछ वेब सीरीज वगैरह मैं देख रही थी और कुछ ऐसी स्टोरीज भी पढ़ी हूँ मैं, मतलब पढ़ने का काफी मुझे है, तो अलग अलग तरह की जो रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं। आप चाय पीते रहिए, मैं पूछती रहूंगी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तो कुछ वेब सीरीज और स्टोरीज में मैंने ये देखा अब के पिछले 4-5 सालों में कि खास तरह का इंजेक्शन बच्चियों को लगाया जाता है, जिससे कि 10, 11, 12 साल की भी लड़की 15-16 साल की दिखने लगे और उसके बाद उसको फिर मार्केट में उतार दिया जाए। क्या इंजेक्शन होता है और क्या ये हर जगह है? छोटे शहरों में बैन है, वो ऑक्सीटोसिन है और बैन है। एक पहले मैं थोड़ी एक फनी बात है, बहुत पुरानी, पता नहीं आप लोगों ने तो नहीं देखी होगी, बहुत पुरानी फिल्म थी एक संजीव कुमार की, नहीं सॉरी विक्रम गोखले। अच्छा। और शायद दूसरा कौन थी, मूवी का नाम क्या था? मूवी मैं नाम भूल रही हूँ, मुझे नहीं याद। स्टोरी क्या थी? तो स्टोरी उसमें ना हर चीज, उन लोग कहते हैं वो भगवान बने हैं, और वो कहते हैं कि क्या खा रहे हो तुम ये दवाई, हर चीज में तो सिन है, तुम्हारा पाप है उसका ही, स्ट्रेप्टोमाइसिन या ऑक्सीटोसिन, हर चीज में सिन आ रहा है बाद में, तो ये पाप है। और सच में मुझे इतने दिन बाद समझ में आया ये है असली पाप। उसको लगाते, हम कब लगाते थे गांव देहात में कि दर्द ज्यादा नहीं हो रहे और बच्चे का टाइम हो रहा है, कौन डॉक्टर के लिए जाता था? ऑक्सीटोसिन एक लगता था, उससे तेजी से दर्द हो और बच्चा भी बहुत जल्दी वो होता था। फिर दूसरा चरण में कि हमारी गाय तो नहीं, लेकिन अगर भैंस दूध नहीं दे रही है
तो उसको ऑक्सीटोसिन लगाया लगाया जाए। आए वो पटाख से ठोका उसने दूधिया ने और निकाला दूध, तो थोड़ी देर घुमाया, मैंने देखा है घुमाया, इतने खतरनाक तरीके हाँ। से जो भैंसों को ये लगाया जाता है और इतनी तेजी से वजह से लिया और बहुत तेज, क्योंकि अगर वो घोपेगा नहीं ना तो वो उसकी बॉडी मोटी चमड़ी है तो उसमें घुसेगा नहीं तो और वो वहां पे पूरा खून हो जाता है। और वो सुबह भी लग रहा है, शाम भी लग रहा है, उन्हें दूध से मतलब है, और वो जो दूध निकल रहा है वो हम पी रहे हैं। बहुत बार तो इतनी ग्लानि होती है कि पूरी तरीके से इसको छोड़ देना है, दूध और दूध से बनी हुई चीजें। मैं उस कोशिश में भी हूँ, वीगन बनने की राह में मैं पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ। देखती हूँ भगवान कब चाहते हैं कि वो कोशिश पूरी हो। तो वो उनको लगाया जाता है इसलिए कि वो, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, मैं ये भी थोड़ा जानूं। पहला साइड इफेक्ट तो यही है कि वो आप बताइए, आपका अगर आपको मतलब तितलियां काट ली, वो आपका फूलना शुरू होता है, लेकिन आपको कितनी ज्यादा ये टीजिंग होती है कि क्या हो रहा है, पता नहीं कैसे हो जाएगा, दर्द भी होता है और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हो रहा है। वो सेम परिस्थिति आती है क्योंकि यहाँ से वो उनका शरीर बढ़ना, वो बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे भैंस के जो थन है उनमें दूध आना शुरू हो जाता है, सेम वही स्थिति है कि उसके सीना पहले फूलना शुरू हो जाता है। और ये इतनी दुनिया है बस, इससे आगे की दुनिया नहीं है। और उससे बुरा इफेक्ट क्या है कि वो इतना हाइपर हो जाती हैं, कस्टमर आने पे वो सबसे पहले दौड़ के जाएंगी। अच्छा। और वो किसी के रोकने से भी नहीं रुकती है। इस तरीके से उनको बना दिया जाता है इतना वो इंजेक्शन उनको ऐसे रिएक्ट करता है, वो कहेंगे मैं सबके आगे धकेल के दूसरों को मैं। और कब तक ये असर रहता है? काफी टाइम तक रहता है क्योंकि लगातार लगाए जाते हैं। लगातार लगते हैं? हाँ, बहुत लगातार लगाए जाते हैं, 1-2 दिन का नहीं है ये, महीनों तो ऐसे ही लगाया जाएगा जब तक कस्टमर के सामने लगाया जाएगा। दर्द से कराएगी, चीखेगी, शरीर अचानक बढ़ रहा है, हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, फैट बढ़ रहा है, तो कैसे नहीं होगा दर्द? अपने आप थोड़ी बढ़ रहा है वो, तो बहुत जल्दी इनकी बॉडी खराब भी हो जाती है, इतनी जल्दी खराब होती है। मैंने कहा ना 25 से 30 साल के बाद में इनका कोई वहां कैरियर नाम की चीज नहीं होती, कुछ भी। इतनी यातनाएं चल रही हैं और इसी समाज में हम बिल्कुल ऐसे रह रहे हैं जैसे कि सही में विश्वगुरु टाइप के हम बन रहे हैं। ये स्थिति है, हमारे समाज के लोगों को भी बहुत हद तक चीजें पता हैं, आंख बंद करके हम लोग अपने रास्ते बदल के चल देते हैं। बहुत ऐसी स्टोरी फिल्मों में या फिर सीरीज वगैरह में दिखाई जाती हैं और लोगों को पता है कि ये समाज के एक हिस्से में हो रहा है। बहुत बार लोग इसको ग्लोरीफाई करते हैं, कहते हैं कि अरे उसमें से तो ज्यादातर देखो ये कैसे मुस्कुराते रहती हैं, अपनी मर्जी से जाती हैं। अरे मुस्कुराएंगे नहीं तो कौन कस्टमर आएगा उनके पास, जरा बताओ तो। रोती हुई सूरत के साथ कोई आता? आप अपने प्रोफेशन में हैं, आप रोते रहिए। मैं मेरे अंदर बहुत बहुत दुख है, बहुत दर्द है, क्योंकि मैंने इतना देखा है। समझा जा सकता है उस चीज को। हाँ। कि आप किस पेन के साथ जी रही हैं, कितनी चीजें जब आप सोती होंगी तो एक एक इंसिडेंट उस दिन का या आसपास के कुछ महीने कुछ हफ्ते का जब दिमाग में घूमता होगा, तो मैं तो शायद आपकी जगह पे रहती तो मुझे नींद ही नहीं आती। मुझे तो कोई अगर तेज बोल देता है, किसी से थोड़ा झगड़ा हो जाए तो मुझे 2 रात नींद नहीं आती। तो आपकी उस स्थिति को समझा जा सकता है कि आप किस तरह की मानसिकता के साथ डेली बेड पे जाती होंगी और नींद कैसे आती है। और कैसे लोग सोचते हैं, मुझे हर वक्त ये लगता है कि किसी बच्ची पे क्या बीत रहा होगा। बहुत बार मेरे परिवार ने कहा थोड़ा रिलैक्स किया करो, इतना नहीं सोचते, सब ठीक है। हाँ। सब चीज हो रही है, अब उन्हें आदत हो जाती है धीरे धीरे। हाँ, हाँ। लेकिन फिर भी मुझे सुबह होने पे ऐसा 10 to 5 की तरह से जॉब की, ऐसे समझो कि सुबह उठना, बहुत जल्दी काम खत्म किए और जल्दी से चलना है, बस जाना है मुझे किसी भी तरह। और तो पता नहीं कैसे लोग ये सोचते हैं। अभी जो मैं और लड़कियों को देख रही हूँ कि जो खुद से जा रही हैं एस्कॉर्ट सर्विसेज में या कॉल गर्ल होके या जिगोलोज हैं, मैं सोचती हूँ कि कैसे, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि एक तबका ऐसा भी है जो जबरदस्ती और इसके साथ क्या नहीं हो रहा है। बहुत बार ऐसे कहते सुना मैंने लोगों को कि लव जिहाद जो होता है वो भी हाँ। इसका एक तरीका है, वहां पे फंसा करके और हाँ। एक खास वर्ग दूसरे वर्ग के लोगों को वहां पहुंचाता है। इसके पीछे भी कुछ है या नहीं? देखिए ये वैसे मिथक है। मैं अगर कहूं तो वहां पे लगभग 80% दूसरी कम्युनिटी की बच्ची हैं। अच्छा, 80%। तो ऐसा क्यों है, इतना फर्क क्यों है? एक तो ये है कि जो दूर दराज से बंगाल इधर और कई जगह ऐसी हैं जहाँ गरीबी है, बहुत दिक्कतें हैं, वहां से ले आना, झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की ज्यादातर लड़कियां ले आते हैं वो बहका के काम के नाम पे। और दिल्ली फोकस होता है कि दिल्ली में बहुत काम है, घरेलू कामकाज के लिए रखवाएंगे, लेकिन सेक्स के लिए बिक जाती है। तो ये तो नहीं है कि लव जिहाद में करके, लव जिहाद का
मैं आपको असली ट्रूथ जो है, वैसे मैंने औरों को भी कहा है, पॉडकास्ट के जरिए कहा है कि केरला स्टोरी 2 देखो आप, है लफ्ज़ जिहाद है, लेकिन एक निश्चित वर्ग है वो, उस कम्युनिटी में भी एक निश्चित वर्ग है, जैसे हमारी कम्युनिटी में भी एक निश्चित वर्ग है जो दिन रात जय श्री राम और इन सब के नारे, आप क्या समझते हैं अभी तो हुई है घटना, ये तो आप सबकी नजरों में होगी कि जो सबसे ज्यादा स्त्रियों का बेटियों का हितैषी बन रहा था और वही फिर लड़कियां छेड़ते हुए पकड़े गए, है ना। तो ये किसी की मानसिकता को आप किसी एक वर्ग विशेष में लगा के नहीं देख सकते। मैं भी नहीं, दोनों में ही दोनों तरह के लोग दोनों तरह के लोग हैं, क्योंकि इंसान ने सब एक जैसे पैदा किए, जाति करके कोई पैदा नहीं किया, सब उसी ढंग से पैदा हुए, उसी माँ बाप के। माहौल भी तो वही मिल रहा है देश में। क्या मैं तो बोलती हूँ कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सबको भी ले लीजिए, ज्यादातर तो वही मानसिकता के ही लोग। और कौन है, गए तो सब एक ही जगह से निकले हुए हैं ना, बिल्कुल, एक ही परिवार के सब हिस्से हैं, बेस तो एक ही है, तो वही के वही है, कहीं उसमें ये नहीं है। और इसको ऐसे तो सिर्फ ये हो रहा है कि हम और ज्यादा लोगों को उकसा रहे हैं कि आप करो लफ्ज़ जिहाद, हम ये कह रहे हैं, जो चीज हमें नहीं मालूम उसे कह रहे हैं, जो बच्चे नहीं जानते। तो अब इसका ये नतीजा होगा कि अगर वो हमारी, आप कह रहे हैं कि वो हमारी बेटियों को फंसा के लफ्ज़ जिहाद कर रहे हैं, तो आप उनकी बेटियों को लफ्ज़ जिहाद, ये खुलेआम नारे दिए जाते हैं, तब आप उनका अभी एक शादी हुई है तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किया, एक बेटी को घर दे दिया। अब वो तुम्हारी को देते हैं तो फिर तुम ये कहते हो कि एक बेटी को क्यों घर दे दिया। मतलब इन सब चीजों को लेकर समाज में जो इतनी ज्यादा दोहरी मानसिकता है और अजीबोगरीब माहौल बना दिया मैं उसे नहीं, अभी जिसमें कह रहे हैं ना कि ये विश्व गुरु बन गया, मैं तो कहती हूँ ठेंगे पे है विश्व गुरु तो छोड़ दो, मुझे लगता है नीचे से टॉप करेंगे थोड़े दिन में, तो अभी नहीं। और जिक्र नहीं करते हम एप्स्टीन फाइल जैसी चीज। हाँ, इन सब चीजों को लेके कैसे मुंह बंद है लोगों का, मुंह बंद है लोगों का, कोई एक बार नहीं कहता। और आप अभी मेरे कहने से इतना करिएगा कि ओटीटी पे देखिए कि 2007 से बनी हुई है एप्स्टीन फाइल पे सीरीज, जो अब जाकर रिलीज हो रही है। अच्छा, हाँ, अब देखिए, मुझे नाम बताइएगा, मैं देखूंगी। सब एप्स्टीन फाइल के नाम से आ रही है। अच्छा, हाँ, द एप्स्टीन फाइल इस नाम से, और पुरानी और सब पे डेट डली हुई है कब की रिलीज हुई, रिलीज नहीं होने दी थी, एप्स्टीन चला गया, अब रिलीज हो गई। अच्छा, जब उसकी अपडेट हो गई और सारी चीजें फाइल्स बाहर हैं तो फिर अब हो गई, आने लगी। बताइए क्यों नहीं, ये जो सरदार जी हैं और इतना बकवास कर रहे हैं, ये इनको क्यों नहीं चुप कर दिया जाता, क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि सब है इनके पास। जो पूरी साहब जो ये तेल का और ये गैस का और ये सब बवाल हो रहा है, कुछ ना कुछ तो कंट्रोल है ना उनके पास, तभी तो उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, कुछ नहीं बिगड़ रहा, कुछ तो ऐसी चीज है। बिल्कुल, कुछ तो कहते हैं ना कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है ना। क्यों चुप हैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, हर स्टेट का मुख्यमंत्री, क्यों चुप हैं? कुछ तो कहो, यही कहो कि नहीं है हमें से। लेकिन कैसे कहेंगे जब मुंबई हाईवे कांड होता है आपके सरकार में, जब आपके मंत्री शराब के आपके ऊपर गिलास फेंके जाते हैं, अधनंगे होके, अधनंगे नहीं पूरे नंगे होके, और लड़कियां उनके ऊपर गिलास फेंकती हैं, आप एक शब्द नहीं बोलते। तो ये है विश्वगुरु, ठेंगे पे ऐसे विश्वगुरु। कहा जाता है कि जब अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स ने भारत में वेश्यालयों को एक लाइसेंस टाइप से दे करके और उनको समाज के बीच में लाने की कोशिश की। क्या वास्तव में उसी समय इसकी शुरुआत हुई? उससे पहले कुछ नहीं था? नहीं, क्यों नहीं था? उससे पहले ये दाल मंडी कहला रहे थे, है ना, तवायफें भी थी। और अगर मैं शुरुआत कहूँ तो ये तो राजा इंद्र ने कर दिया था, वो अपने अप्सराएं रखे, उन्होंने कहा तुम भी रखो। हाँ, वो तो चलो मैथोलॉजी हो गई, लेकिन तो, ऐसे देवदासियों की और नगर वधुओं की प्रथा है। आमरूप में देखिए कितनी फिल्में बनी है उनपे। उसके बाद में आपके तवायफी दौर, मुगल आए तो तवायफों का दौर शुरू कर दिया। अंग्रेज आए तो उन्होंने रेड लाइट एरिया नाम दिया। रेड लाइट अंग्रेजों ने नाम दिया, वो तो इसलिए दिया कि भाई आप जैसे लाल बत्ती पे रुकते, उन्होंने तो आगाह किया, वो कुछ बुरा नहीं किया, उन्होंने आगाह किया कि देखिए आप लाल बत्ती पे रुकते, रेड लाइट पे रुकते, इसलिए कि आपकी शारीरिक हानि ना हो, मानसिक हानि ना हो, आपको प्रतिष्ठा की हानि ना हो, और कानून की जद में ना आए आप। अब आपकी मर्जी, आप रेड लाइट पार कर जाओ तो आपका चालान भी कटेगा, आपको नुकसान भी भुगतना पड़ेगा, चोट भी लग सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये पहली बार मैं आपके मुंह से इसका अर्थ समझ रही हूँ। यही है इसका अर्थ, इसीलिए इसको रेड लाइट एरिया शुरू किया। और हुआ ये कि एग्जिट और एंट्री पे लैंप पोस्ट लगाए गए, लैंप पोस्ट का जमाना था, और उनके लाल शीशे थे। शाम को एक चौकीदार आता, चौकीदारी होते थे पहले, और वो उसमें एक वो जला के जाता पेट्रोमैक्स, वो लाल रोशनी देता। अब और उसके नीचे एक और बोर्ड लगा होता था कि सैनिकों का प्रवेश निषेध है, ताकि सैनिकों से कोई नुकसान ना हो, उनकी सूचनाएं लीक ना करें, कुछ नशा करके नशा करके ना बता दें।
तो अब आपको ये आगाह कर दिया गया था कि लाल बत्ती हो गई रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रहती थी कि अब आपकी मर्जी, आप इस जगह जाएं तो आपको कानून में भी आप आ सकते हैं, आपकी शारीरिक हानि भी हो सकती है, बीमारियां पाल सकते हैं आपको, लोग तो तृष्णा करेंगे ही आपकी कि कितना खराब आदमी वहां जाता है। और ये मैं इस सब चीज की गवाह हूं कि मेरी मदर चुपचाप बात होती थी, हमारे पड़ोस के थे, अरे तुम वहां जाने लगा, अब तो घर बर्बादी होके रहेगा, ऐसी बात, ये बातें होती थी। तो अब आपको सब बता के उन्होंने रेड लाइट एरिया कर दिया, तो कहाँ खत्म थे। और मैं अगर अपने शहर की कहूँ तो हमारा शहर अंडाकार बसा हुआ है पूरा, दिल्ली गेट से शुरू होते हैं हम, 9 दरवाजों में घिरा हुआ है ना, 9 दरवाजे हैं, 9 नाले हैं, 9 वाड़े हैं, 9 पाड़े हैं, 9 बाजार हैं, 9 सराय है, 9 कुएं हैं, इस तरह से 9 ग्रह पे हाँ पूरा, और बीचों बीच कबाड़ी बाजार है। हर दरवाजे से आप क्रॉस करेंगे, एक दरवाजे दूसरे में जाना चाहे तो आप कबाड़ी बाजार को क्रॉस करेंगे ही करेंगे। ये तो अब आउटर से आप कहीं भी चले जाएं, अब तो नाले बीच में रह गए, आउटर में बस गया, लेकिन उस समय आपको नाला क्रॉस करके क्यों जाएंगे, आप दिल्ली से आए हैं, दिल्ली गेट में से अंदर जाएंगे तो सीधे कबाड़ी बाजार जाएंगे, आपको जाना है बुढ़ाना गेट, बागपत गेट जाना है, आपको इधर कच्ची सराय जाना, कहीं भी जाना है आपको अलग गेट में, तो कबाड़ी बाजार से आप पार करेंगे। वो था इसलिए कि व्यापारी आए, पहले सराय उस पर दरवाजे से क्रॉस करे, धर्मशाला में अपना सामान रखे सराय में, और सराय में सामान रख के दिन भर बाजार करे, पहले जो भी करने आए, यहाँ खादी का है, स्पोर्ट्स का है, बहुत सारी चीजों का है, तंबाकू का है, तो वो सब करे और शाम को एंटरटेन करने के लिए वहाँ गाना नाचना देखना चला जाए, आके वापस सो जाए, सुबह अपने घर निकल जाए। देवदासी और नगर वधू प्रथा के बारे में थोड़ा दर्शकों को शॉर्ट में देखिए, देवदासी का बड़ा बड़ा गंदा स्वरूप था ये। यूं तो राजनर्तिकियां थी, उनका भी काम कोई बहुत अच्छा तो था नहीं। देवदासी का ये धर्म गुरुओं का बनाया हुआ एक ऐसा, जैसे वो तो आज भी है, ऐसा बनाया हुआ था कि भाई अच्छा किसी घर में कोई बीमार है, कोई कुछ, अरे भैया एक दान कर दो, एक बच्चा अपने लड़की जो है अच्छा प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, अच्छा सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ओके, एक बच्ची समर्पित हो गई। ये अब वो कौन बताता था? जो धर्म गुरु है, यानी ये हमारे धर्म का हिस्सा था। हाँ, ये धर्म का हिस्सा, बिल्कुल। देवदासी देव की ही दासी थी, भगवान के चरणों में समर्पित हुई, लेकिन भोग्या वो सबकी थी। वहां जो रहने वाले मठाधीश थे, जो रहने वाले उनके धर्म गुरु थे, वो सबकी भोग्या थी, और जीवन वहीं कट जाता था इसी हालात में। मंदिर में वो नृत्य करेगी, हाँ, और साथ में इन लोगों को खुश भी करेगी। फिर नगर वधू तो नाम से जाहिर होता है कि वो पूरे नगर की वधू है, भोग्या है वो स्त्री। तो ये गंदगी नहीं थी समाज की? इससे बुरी क्या हो सकती है? और आज भी फिल्मों में इसको ग्लोरीफाई किया जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आज तो ये समझ, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर एंटरटेनमेंट के लिए था तो औरत ही क्यों, फिर मर्दों को भी रखो। नर्तक कोई भी हो सकता है, नर्तक तो कोई भी हो सकता है, नर्तक ही क्यों, कुछ और कला दिखा सकता है, और कला दिखा सकता है। उनको तो आपने प्रमोट नहीं किया। पुरानी हमारी ऐसी ऐसी कलाएं, या औरतों की समझिए कि इन्हीं महिलाओं में से कालबेलिया नृत्य है, देश विदेश में जाना जाता है, लेकिन आपने प्रमोट तो नहीं किया, वो कुछ चंद लोगों में सिमट के रह गया। प्रमोट तो नहीं किया ना आपने। तो ऐसी चीजों को तो आप प्रमोट करते, कोई जरूरी था इन्हीं जगहों को आप प्रमोट करते। और अभी लोगों ने नया नया कहना शुरू कर दिया है कि पिछले 2-4 साल में कि अगर ये बाजार ना हो तो बलात्कार बढ़ जाएंगे। तो रुक गए क्या बलात्कार? 2-2 महीने की बच्ची, 3-3 महीने की बच्ची के साथ हो रहा है, 3 साल की 80 साल की महिलाओं के साथ हो रहा है। तो बताइए आप कहाँ पे रुक गए फिर? तो ये हम अपने ढंग से, जो मर्द मानसिकता है हमारी, वो अपने ढंग से अपने नियम कानून कायदे सब गठित करके रखती है। ऑर्थोडॉक्स मानसिकता उसको कह सकते हैं, क्योंकि कुछ महिलाओं की भी ऐसी मानसिकता मैंने देखी है, सिर्फ मर्दों की ही नहीं। अभी कोई हमारे में नहीं, जैसे मुस्लिम्स में कि वहां जाओगे तो हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी आपको। तो महिलाएं जो कि उस पेशे में लाई जाती हैं और कहा जाता है तुम भी बंदूक उठाओ, तो उनको क्या वहां मिलेगा? पुरुषों को तो तुम हूर दे रहे हो, महिलाओं को क्या दे रहे हो? उनको क्या? एक जगह एक डिबेट में मैं सुन रही थी, पूछा गया तो वो कुछ ऐसा बता रहे थे कि तुम उन हूरों की लीडर बन के रहोगी। ये क्या तरीका हो? उसको भी प्लेजर दो भाई। देखिए उनको भी दो। फिर दूसरा प्लेजर की बात ये कि एक महिला अगर किसी से उसका जरा सा हल्का सा अट्रैक्शन भी हो गया तो आप उसे सर्व सिद्ध, बिल्कुल नालायक औरत, गंदी औरत, खराब औरत उसे सिद्ध कर दोगे तुम। और मर्द तो वो 70 खाट उला के आ जाए तो क्या है, हाथी डोले गाँव गाँव, जिसका हाथी उसका नाम, पति तुम्हारा ही रहेगा। उधर जगह चला गया तो क्या हो गया? औरत को ये चुप कर दिया जाए। तो देखिए हम हर जगह से, कितने भी आप बड़े बन रहे हो, और हाँ ये अंतर आया है कि अब हमने खुद से परोसना शुरू कर दिया है ना, कि माई बॉडी माई चॉइस, ये टैगलाइन हमने दे दी। अभी तक तो गंदगी ये भी है, लेकिन चलो इसमें बस इतने का फर्क है कि उसकी मर्जी है, वो एक सेक्स स्लेव नहीं है, बस इतने का, बस इतना है, इतना ही अंतर। मुगल जब आए और जो एक नई प्रथा, तवाइफों की प्रथा की शुरुआत हुई, उसको किस तौर पर आप देखती हैं? देखिए उसे मैं काफी हद तक बहुत अच्छे में देखती हूँ। बहुत अच्छे में इन द सेंस कि उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, हर चीज। लेकिन कुछ गरीब भी होंगी,
शायद नहीं। अच्छा। क्योंकि वो लिमिटेड थी। अच्छा। ऐसा नहीं था कि तवायफ की बेटी तवायफ ही बनेगी। अच्छा। ये बिल्कुल भी नहीं था। आप पुराना वो उठा के देखिए, कहीं ये नहीं लिख रहा कि वो फलानी तवायफ थी और उन्होंने देश की आजादी में भी साथ दिए। मैं अपने शहर की महिलाओं की बात कर रही हूँ। अच्छा। कि वो देश की आजादी में भी उन्होंने साथ दिए और इससे बाद तक भी दिए। मेरे सामने एक पुरानी बहुत उम्र दराज महिला थी, वो उस समय 92 की थी, आप समझिए, उनकी डेथ को भी काफी टाइम हो गया। वो उन्होंने मुझे एक बार ये कहा कि बेटा हमें आप ये शब्द कहते हो, हम कहते हैं हम रंडी हैं, मान लिया हमने, मगर हमारे यहाँ। लेकिन तवाइफों में और आर में फर्क होता था ना, वो ज्यादातर तो कला तो वगैरह बना दिया ना हमने, वो कला के लिए जानी जाती थी। ये तो अब बना दिया ना हमने, तब कहाँ था। तो वो उनका ये कहना था कि वो कहती थी साहब बहादुर हमारे यहाँ अपनी बेटियों को, अंग्रेज अपनी बेटियों को उठना बैठना, हिंदुस्तानी तहजीब सिखाना हमारे यहाँ भेजते थे। और जो हमारे यहाँ के बड़े सेठ थे, उनकी जब बेटियों की शादी होती तो अपनी बेटियों को शादी के बाद कैसे उठें, कपड़ों की सरसराहट ना हो, पायल की धीमी सी तो आवाज हो पर छम ना हो, ये सब बैठना उठना हमारे यहाँ सीखने के लिए भेजते थे। और हम उन्हें सिखाते थे कि कैसे घूंघट अगर वो उठा रही हैं तो किसी को दिखे ना, किसी को आवाज ना हो, या वो लहंगा संभाल के चल रही है अपना तो वो किसी को उसकी आवाज ना, ये सब हम सिखा के भेजते थे। आज हम इतनी खराब औरतें हो गए। तो लेकिन महिलाओं का तो ये कि बेटियों को भी भेजते थे, ये तो मैंने खैर आपने स्टडी की होगी, मैंने इस बारे में नहीं पढ़ा। लेकिन लड़कों का मैंने कि नवाबों के जो बेटे होते थे, तो जब वो 16-17 साल 18 साल के हो जाते थे तो उनको जरूर कोठे पे उनके पिता या उनके भाई या उनके मामा चाचा ले जाते थे कि वो बात करना सीखें, उर्दू के और फारसी के शब्दों को बोलना सीखें, थोड़ी तहजीब सीखें। ये कुछ हद तक मैंने बिल्कुल तवायफों के पास वो उनका भी यही कहना था कि तहजीब ही तवायफों का सबसे बड़ा हुनर था। कि हमारा बोलने चालने का तरीका, क्योंकि ये है, वो तो खुद ही कहती थी ये है क्या, ये जो खड़ी है ना, और तू इन्हें कितना संभाल ले, इनके मुंह पे जो चूना लग गया एक बार ये कभी नहीं उतरेगा, तो कुछ भी कर ले। तो बात सच। तो ये जो तवाइफों का ठीक ठाक एक था फिर भी कि मतलब चलो वो शहर में नहीं रहेंगी, मेन स्ट्रीम में नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी उनको कुछ हद तक इज्जत की नजरों से देखा जाता था। ये कब और कैसे तब्दील हुआ कि ये आर बन गई? देखिए शादियों में भी बुलाया जाता था, अगर आप बनारस की तरफ देखें तो शादियों में वो नृत्य वगैरह करने के लिए आती थी, वो फिल्मों में भी देखा, फिल्मों में भी और वैसे भी आती थी ओरिजिनली भी। लेकिन ये बदला तब जबकि ये वही मैं कह रही हूँ फिर कि हमने हाई स्कूल में एक बहुत रट के निबंध याद किया, विज्ञान वरदान या अभिशाप। समझ ही नहीं आता था कहना क्या चाहते हैं, आज समझ आता है। ओके। वाकई में विज्ञान अगर वरदान है तो अभिशाप कहीं ज्यादा है। ओके। चाहे वो एआई हो, एडिटिंग हो या कुछ भी हो, हाँ वो सबका दुष्प्रभाव तो दुष्प्रभाव हो रहा है। तो वो सेम ये बात है कि जैसे जैसे बढ़े, हमने टीवी देखा, हमने उसमें सब चीजें देखी, और अब ओटीटी ने तो हमारे घर में अय्याशी के सारे साधन दे दिए, तो फिर उनकी जरूरत कहाँ रह गई। वो तो अपना पेट भरने के लिए अब वहाँ मजबूरियों की मंडी में पड़ी है कि उनका पेट भर जाए और उनका घर चलता रहे, बस। अब उनके पास, आप समझते हैं उनके पास लग्जरी है, एक कपड़े को कई लड़कियां कई दिन तक पहनती हैं, पता नहीं कब धुलने का नंबर आता है, कितना उनमें बास आती होगी, कितनी गंदगी होगी उनमें। क्या सरकार कुछ इस पर अच्छी तरह से कोई स्कीम, कुछ चीजें चला करके देश भर में एक बड़े स्तर पर मुहिम लॉन्च करके आप जैसे लोगों की मदद लेके, एनजीओज को उसमें इन्वॉल्व करके और इसको कंट्रोल करके इस गंदगी को कम नहीं कर सकती, इन बच्चियों को रेस्क्यू नहीं कर सकती, उनको शेल्टर नहीं दिया जा सकता? है योजनाएं सरकार की, कारगर तो नहीं है, चल रही कागज में, नहीं कारगर नहीं। जैसे मेरे यहाँ रेड लाइट एरिया है, मेरे यहाँ नहीं चल रही। झांसी में रेड लाइट एरिया नहीं, वहां चल रही है। क्यों? सरकार की मर्जी, सरकार के लोग, उनके एनजीओ। और हुई थी एक बड़ी पहल हुई, आपने गंगूबाई देखी है? उसमें एक जब आलिया भट्ट को बहुत मारता है एक आदमी सैडिस्ट, हर बार मारता है, और तब वो उसके पास जाती, एक्चुअली में वो मर गई थी। अच्छा। सच्ची घटना है ये। अच्छा। ये कमाठी सोनागाछी की है। वो लड़की मर गई। अच्छा। मरने के बाद में उसकी मालकिन को लगा कि तेरा तो पैसा भी गया, लड़की भी गई, हाँ। थोड़ा दर्द भी हुआ, इंसान है, उसने इधर उधर भागी हो मुकदमा लिखाने को, सबसे कहा, किसी ने सुना उसका। अखबारों में जरूर छप गई ये खबरें। अखबार में छपने के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया उसको, और उन्होंने सभी स्टेट्स को, स्टेट सेक्रेटरीज को एक एडवाइजरी जारी की कि अपने अपने यहाँ से 2 सॉलिसिटर जनरल्स भेजें। ओके। और क्योंकि इनके पुनर्वास के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी, उस पर एक बैठक हुई, एक बड़ी मैराथन बैठक हुई, सब जगह से गए। उसमें तय किया गया कि वो अच्छा 50-60 पेज का एक पुलिंदा है, 24 ट्रेड तय किए गए बड़ी बहस के बाद, सिलाई, कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग, साइकिल रिपेयरिंग, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए, ऐसे 24 ट्रेड तय किए गए। साथ ही जितनी ITI हैं वो उनको ट्रेनिंग दें अपने यहाँ से फ्री। सिंडिकेट बैंक का एक वो है सिडबी करके,
वो ट्रेनिंग देता है वो दे, और कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र हैं जितने वो दे, तो इनमें इनको ट्रेनिंग दी जाए। और उसके बाद जितने नेशनलाइज बैंक हैं वो इनको 0 इंटरेस्ट पे पैसा देंगे, ये वापस देंगे उस पैसे को, इनका पुनर्वास किया जाए। हमको बड़ी खुशी हुई, बड़ी अच्छी बात। 2010 की बात है। अच्छा। उसकी कॉपी हमारे पास भी आई। ओके। तो अच्छा लगा, हमें देखते हैं क्या होता है। एक दिन हमारे पास एक फोन आता है कि मैडम कुछ महिलाओं के नाम दे दो, उनकी ट्रेनिंग होनी है। बड़ी खुशी खुशी, हमने कुछ नहीं पूछा क्या है क्या नहीं, हमने 70 महिलाओं के नाम दे दिए। ठीक है। महीने बीते, 2 महीने, 4 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए। हमने कहा कुछ तो मैं बार बार कहूँ सबसे, भाई कोई जवाब नहीं आया। बोले आप जवाब की इंतजार बैठिए, अभी तक कोई आएगा भी नहीं। फिर भी मैंने उसी नंबर को रिडायल किया, वहां से आया कि कौन सी महिला है मैडम? मैंने कहा आपने वहां से मुझसे मांगी थी। अच्छा, उनकी तो हो गई ट्रेनिंग। हो गई? मैंने कहा कब हुई? पेपर पे हो गई। हाँ, आपको नहीं पता चला? मैंने सोचा हो सके ना पता लगाओ। हाँ। मैंने तुरंत 1-2 को फोन घुमाया। हाँ, मैंने कहा भाई ट्रेनिंग में गई थी क्या? कहाँ हुई ट्रेनिंग? और हम तो आपसे पूछे बिना उतरते भी नहीं है नीचे, तो ट्रेनिंग में कहाँ जाएंगे? हमने कहा हो गई ट्रेनिंग। तो जैसे मेरे शहर से होगी, छोटा सा शहर है, ऐसे हिंदुस्तान भर से हो गई होगी। तो इसको क्या सोशल मीडिया वगैरह पे इनको जलील नहीं किया जा सकता कि इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, बकवास करते हैं? मैं इस पे तो दिन रात जलील कर रही हूँ। कुछ हो रहा है सर? किसी को समझ में आ रही है कि तुमने क्या किया? और ऐसे लोग आते हैं सामने, अपने आप को लगा के भी लाते हैं पुलिस वाले कहीं ना कहीं से, कि वो आए एक सज्जन, ऐसा भी ये गलत है, ये भी शहर में ये है वो है, हाई कोर्ट में एक वो दे मारी, और माननीय हाई कोर्ट पे क्या टिप्पणी करूं, उन्होंने भी कह दिया सील कर दो। और ये जो ट्रेनिंग नकली ट्रेनिंग की गई और पेपर पे और नहीं हुआ, चलिए इसके लिए तो चला गया, चलिए इसके लिए एक मुहिम चलाते हैं। ये किस साल की बात है? ये 2010 की 2010 की बात है। और कौन सा शहर? आप ही के शहर मेरठ की बात है। तो 2010 में वहां पे किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी या बीएसपी की रही होगी? इन दोनों में से किसी एक की रही होगी। इन्हीं दोनों में से अभी देख लेंगे, गूगल कर लेंगे। देख लेंगे समाजवादी की होगी। अभी हाल फिलहाल में जो अभी गवर्नमेंट है, पिछले 2 टर्म से लगभग 9 साल से, इनके बीच में भी कोई ऐसी ट्रेनिंग रही है? इधर कोई ट्रेनिंग ही नहीं हुई? कुछ नहीं। कोई रिहेबिलिटेशन? ना, अभी उन्होंने 2018 में मैंने बताया तो कि माननीय हाईकोर्ट में एक अपील की, साबिन से गंदगी फैल रही है। एक सज्जन आए और माननीय हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि अच्छा सील कर दो। सील कर दिया, वो चली गई इधर उधर। और आपको हैरानी होगी कि जब वो इधर उधर बस गई तो वही काम करेंगे, उनको तो वही आता है। मैंने 2 लड़कियां निकलवाई, ये जब थक गए पुलिस वाले, बच्ची नहीं मिल रही थी, दिन रात हंगामे हो रहे थे, और इन्हीं की यहाँ से मैंने निकलवाई। बहुत ही शर्मनाक, हमारा समाज भी शर्मनाक। मेरे पास तब आते हैं, देखिए जब सब जगह से हार जाए, ओके, तब आते हैं, वरना नहीं आते। तो क्या उम्मीद की जाए जब सरकार भी वही है, समाज भी वही है, प्रशासन भी वही है? उम्मीद किससे की जाए? इसे मैं नहीं करती। मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ मेरा कर्म है, मैं समाज से करती हूँ कि देखिए आप लोगों की बदौलत एक तो हुआ अच्छा काम, एक तो ये कि मुझे लोगों ने अपने खोए हुए बच्चों के डाटा देने शुरू किए। मैं आपको भी दूंगी। पुलिस ने भी दिए, ऐसा नहीं है, उनकी भी मुझ में उम्मीद जगी है। अच्छा। और लेकिन पुलिस वालों को तो शर्म आनी चाहिए, खुद ही उसमें इन्वॉल्व हैं और आपको डेटा दे रहे हैं, खुद उनके पास इतनी अथॉरिटी है, इतना पावर है, डेटा दे रहे हैं आपको। क्या मैं कहूँ इसके लिए? ऐसा तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार। मैं सबको टैग करके इसके क्लिप्स कटवा करके डालूंगी, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सरकारों को इन सब चीजों के लिए घेरो, तभी हमारे समाज से ये गंदगी साफ होगी। छोटी सी घटना बताती हूँ। एक बच्ची गायब होती है, उसको ढूंढने में 17-18 दिन लग गए थे, नहीं मिली। और रोज धरने प्रदर्शन समुदाय के लोग कर रहे थे, जिनकी बच्ची थी, नहीं मिली। एक दिन मेरे पास एक फोन आता है कि मैडम साहब बात करेंगे। कौन साहब है भैया, करा दो। किन्हीं साहब से हमारी बात हुई। कहते हैं मैडम जरा ढूंढवाओ, बाजार में लड़की तो नहीं चली गई? आप भी देख रही होंगी, रोज अखबार में आ रहा है। उनका हाँ जी ढूंढवाते हैं, पर बाजार में है नहीं। ओके, आप ऐसा करो, उसके पेरेंट्स को सारी डिटेल लेके मेरे पास भेज दो। ठीक है तो शर्मनाक बात ये कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि सब मुझे दो। हाँ, उन्होंने मुझे दे दिया, वो माँ बाप आ गए। हमने कहा भाई क्या उम्मीद है, कोई फोन वोन ले रही है लड़की? उनका हाँ जी एक फोन भी ले रही है, पर बंद हो रहा है अब, पहले तो चल रहा था, और 1 आध दिन बाद बंद हो गया। अच्छा। उनका कोई बात नहीं, उसे 1 आध दिन का दे दो, जहाँ का भी लास्ट। देखिए मैंने उन्हीं से मदद ली, मैं बताऊँ पुलिस वालों से कि तुम ही दे दो। हाँ, मैं करूंगी काम। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भैया मेरी एक बच्चा गायब हो गया, फोन भी ले गया, जरा निकालना है कहाँ पहुंचा है। फोन चल रहा है उसका। मैंने कहा नहीं 2 दिन तो चलाया, फिर बंद कर दिया उसने। लास्ट लोकेशन तो पता चलेगा, तुम बता दो लास्ट। उसने
5 मिनट में मुझे बता दी कि लास्ट लोकेशन ये है। हमने उसके माँ बाप से कहा, मैंने कहा अभी के अभी इसी गाड़ी करो, भाग जाओ और उधर से मिल जाए जैसी लड़की तुरंत लेके आ जाओ। अभी क्या हुआ कि वहां के जो तत्कालीन एसपी थे, मैंने उनको फोन किया, उन्होंने कहा यहाँ भी। मैंने कहा सर कहीं भी हो सकती है मेरे लिए तो लड़की, मैं तो वहीं से निकालूंगी, बस आपको इतना करना है कि वो लोग आए, उन्हें मदद की जरूरत पड़े तो जरा सा मदद कर देना। बोले ठीक है, लेकिन उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। अच्छा। इसके बाद हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने उन्हें लड़की मिल गई, लड़का भाग गया, उन्होंने कहा लेके आ जाओ, एकदम एक्यूरेट बताई उसने जगह कि यहाँ और ऊपर हो सकती है। अच्छा। दूसरी मंजिल पे। ओके। लड़की मिल गई, हम लेके चले आए, ये लोग लेके चले आए। इस बीच इंस्पेक्टर को लगा कि ये सारा दिन मेरा थाना घेर रहे थे, एसएसपी ऑफिस घेर रहे थे, आज क्यों नहीं आए। उसने ना फोन करना शुरू कर, कहाँ हो भाई? बस साहब वो लड़की कुछ लोकेशन मिली है, वहां जा रहे हैं ढूंढना, आपने कहा था ढूंढो। भाई मुझे क्यों नहीं बता के गए? नहीं, उसे कुछ कुछ कान में पड़ी कि शायद उनके पास पहुंचे हैं। मैं फौरन आओ, ये सालों को एक कुछ जेल भेजूंगा। उनको उल्टा कहा। वो मेरे से फिर बोले कि क्या करें, वो तो साहब ऐसे कह रहे। मैंने कहा उन्हें कहो जी हम यहाँ पहुंच गए, तुम यहीं आ जाओ, यहीं से ले लो लड़की और तुम चलते रहो, तुम रुकना मत। वो रुके नहीं, 6 बजे शाम के आए, मैं ऑफिस में रही इतना। 6 बजे आती मैंने, मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया हमेशा, बहुत थैंकफुल हूँ। और वो तुरंत सारे आए, मैंने उनको कराया, मैंने कहा भैया कर लो मीडिया ट्रायल, ये देख लो तुम्हारा 15 दिन से गायब थी, नहीं तो मिली नहीं, और इनके जरिए खोज दी मैंने। टूल्स का भी नहीं इस्तेमाल करते खुद में, उनको करना ही नहीं है करना ही नहीं, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, और जब किसी में विल पावर ही ना हो किसी काम को करने का, तो क्या कैसे करवा लेंगे? कैसे करवा लेंगे? तो खैर हो गया। अभी उसका फिर आया इंस्पेक्टर का फोन, कहाँ है तू? साहब लड़की मिल गई। तो लड़की मुझे दे। जी क्या करें? मैं कहा दे दो, जाओ। लड़की दे दी। मीडिया ने घेरा तो पूछा कि भाई हाँ कहाँ मिली साहब लड़की? कि वो शादी के उद्देश्य से कचहरी में घूम रही थी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। वो उन्होंने इतना सा कोष्ठक में लिखा, बाकी खबर लिखी, संकल्प का साहस पास, पुलिस फेल। बड़ी सी खबर, लेकिन ये तो बवाल था। ये तो उन्हें दिख गया था कि भाई यहाँ हो गया। तो उन्होंने तुरंत, देखिए अब जैसे अभी शाम को हुई है 6 बजे और 6:30 बजे हम पे एक मुकदमा लिखाया आपके ऊपर। हाँ, हमारे 6 साथियों के। हाँ, संकल्प पे। तो मुझे किसी ने कहा कि बहन जी एक ही पेज मत पढ़ती रहना, अगला भी देख लेना। हमने अगला खोला तो उसमें लिखा संकल्प और उसके 6 साथियों पे मुकदमा दर्ज। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों कि आप क्रेडिट भी दे रहे हो और मुकदमा भी कर रहे हो? हाँ नहीं, मुकदमा तो वो कर रहे हैं ना, क्रेडिट तो अखबार दे रहा है। अच्छा। वो थोड़ी दे रहे हैं मुझे। सही बात। तो वो तो उन्होंने, वो मुकदमा मैंने आज तक चला रखा, उसको बंद नहीं कर रही मैं। अच्छा। मेरे वकील साहब भी खूब कहेंगे भाई इसे कब तक चलाओगी? मैंने कहा मेरे जीते जी चलाना है, चलाते रहो, एक सनद तो रहे मरते तक चलाना दो। क्योंकि वो भी मर गया जिसने करा, माफी मांग ली कोर्ट से, साहब मुझसे गलती हो गई, पता नहीं मैं किसके कहने में आके कर गया। आपको कभी माफियाओं या दलालों की तरफ से कोई धमकी मिली या कोई हमला हुआ? टूटे पड़े, देखो यार टूट रहा है, हमला हुआ। हाँ, हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, पूरी गाड़ी चढ़ा दी, दूध का टैंकर चढ़ा दिया था। थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए। मेरी बेटी की शादी थी, 31 जनवरी की बात है। कब? साल 2010। अच्छा, 31 दिसंबर, सॉरी, साल का आखिरी दिन था। तो मैंने अपने एक साथी को बोला कि मैंने कहा मैं सुबह चल के, जो हमारे यहाँ पहला कार्ड भगवान जी को देके और बेटी के ससुराल में देते हैं, अगर कोई बेटी है तो मेरे देवर की बेटी थी, उसकी यहाँ हम देने गए। और देखिए किसी भी सटीक जानकारी इतनी थी कि कहाँ है जाना हमें ये पता था। तो उन्होंने थोड़ा सा निकलते ही कहा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने कहा ऐसे ही लग रहा होगा आपको। फिर चले हम, उन्होंने फिर कहा। हमने इस बीच में 2 गाड़ियां बदली, बुला के अपने साथियों को, मोहल्ले में चले जा, मैंने कहा वहां दे दी गाड़ी। और फिर लगभग शहर से वो 20 किलोमीटर पे था गांव उनका। लड़की तो मेरी नैनीताल रहती थी, गांव उसका वहां था, उसके सास ससुर को देने जाए। तो जैसे हम यूं कच्चे पे उतार कर यूं मोड़ने वाले थे, मुझे दिखा दूध का टैंकर खड़ा था और अचानक बहुत तेजी से क्रॉस कर रहा, बिना देखे आगे पीछे। तो मैंने कहा ये तो हमारी तरफ आ रहा है। तो वो कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने सिर्फ मुझे यहाँ से पकड़ा, नीचे कर दिया और खुद को सर्वाइवल नहीं कर पाए। अच्छा। हाँ, मतलब नहीं, जीवित तो हैं लेकिन बहुत बुरा, हमें नहीं मालूम हम फिर हमारा क्या हुआ। ये सब मेरे जो निशान हैं, मेरे पैरों में रॉड हैं, इसमें पैरों में रॉड लगे। हाँ, दोनों पैर में रॉड। उसी समय गाड़ी से कुचलने की कोशिश, कुचल दिए थे। नहीं कुचल, गाड़ी में से काट के निकाला लोगों ने, हमें नहीं पता। और बड़ी बात यह है कि मेरे कई साथी वहीं, उनका वो गाँव भी वहीं है, मेरे साथ काम करते हैं, वो भी देख के चला किसी का बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। उनको लगा कि डेथ हो चुकी है ना, उनको पता ही नहीं कौन है। तो हेल्प नहीं करनी थी? नहीं की ना लोगों ने। अच्छा, उन्होंने किसी ने टेम्पो वेम्पो में डाल के हमको शहर तक लाए, 20 किलोमीटर दूर थे शहर से। और वो कहते हैं लोग कि आपने ही कहा कि उस नर्सिंग होम में हमें भर्ती कर देना। अच्छा। हाँ, इतना शायद मुझे रहा होगा, पर मुझे याद नहीं है। मुझे केवल इतना याद है कि वो ये कह रहे थे हाँ, कि उनका इतना हाथ उन्होंने करके कहा कि मेरे हाथ में बहुत दर्द है। तो बस मैंने इतना तो हाथ पकड़ा, मुझे और कुछ ध्यान नहीं। उनको इतना भी ध्यान नहीं है। तो मार दिए थे हम तो। और देखिए हमने तो 17 दिन बाद एक लड़की निकाली, फिर ऐसी टूटी फूटी हालत।
तो उनको तो लगा होगा ना कि खत्म ही कर गए और बदला ले लिया। हाँ, जिसने किया वही मतलब आया भी, फिर वो बदला भी। उसने भी हमसे 30-35 लड़कियां निकलवाई, फिर माफी मांगी, हमसे राखी बंधवाई। अच्छा, आजीवन बंधवाई, जबकि वो दूसरी कम्युनिटी से है। अच्छा, और माफी मांगी। मैंने कहा तुमने करा और मेरा मुकदमा करा दो मेरे ऊपर। अच्छा, उसको यानी कि इस चीज का अफसोस, गिल्ट था। हाँ, मैंने कहा नहीं, तूने माफी मांग ली, आगे बढ़ा तो शेर ने नहीं कहा, मैं तो इंसान हूँ। वो तो मेरी एक पॉडकास्ट में, बस अब हम खत्म करेंगे, 2-3 सवाल और हैं। आप जिगोलो के बारे में बात कर रही थी। हाँ। बहुत बार लोग कहते हैं कि जिगोलो वगैरह कुछ नहीं होता, लोगों की मनगढ़ंत कहानियां होती हैं। थोड़ा इसके बारे में बताइए। क्या बात कर रहे हैं? तो शब्द कहाँ से आया? चलो पहला सवाल तो मेरा ये, जिगोलो किसने बनाया? फिर कहीं मैथोलॉजी में लिखा था? कहीं पुरानी किताबों में लिखा है? कोई उपन्यास छपा है इस पे? कहाँ से शब्द आया? मुझे जब पहली बार किसी बच्चे ने कहा कि जी मैं जिगोलो हूँ, अच्छा, मैंने कहा भैया ये नाम है तेरा, अजीब सा है। नहीं मेरा नाम नहीं है। मैंने कहा फिर ये क्या? बड़ा संकोच में उसने कहा मैं मेल प्रोस्टिट्यूट। मुझे नहीं समझ में आई ये बात। कैसे? मेरा जी बड़ी उम्र की औरतों को सेटिस्फाई करना मेरा काम है। तो ये जिम के जरिए गया वो, जिम से। जिम करता था वहाँ। अच्छा, जिम ही मैं ज्यादातर सुनती भी हूँ। हाँ, या हाई प्रोफाइल पार्टीज। हाँ, पार्टीज। जिम से वो गया और उन्होंने कहा पैसा कमाना है, किसको बुरा लगता है पैसा। मैं चला गया। मैंने कहा तुझको शर्म नहीं आई कि तेरी माँ जैसी थी वो? बोले उसको भी तो नहीं आई कि मैं बेटे जैसा था। बात तो ठीक है। जैसे भाई मेल फीमेल का जैसे वो चल रहा है, जिसकी हम तब से बात कर रहे हैं, लगभग उसी को उल्टा कर दीजिए। उसी। और फिर वो उसकी हालत ये हो गई थी कि वो गोली खाए। अच्छा। उसके बाद उन 4-5 औरतों को सेटिस्फाई करे, मतलब एक रात में। बिल्कुल। वो फिर माउथ टू माउथ होती चली गई। मेरी फ्रेंड भी है, उसके पास भी चले जाओ। वो क्या, मेरी फ्रेंड भी है। शुरू में तो एक्साइटमेंट में चला गया। ग्रुप बना हुआ है कोई महिलाओं का? वो किटीज हैं उनकी, वो बड़ी महिलाएं हैं, बड़े घरों की हैं, बड़े पैसे वालों की, अमीरों की हैं। ये किस शहर की आप बात बता रही हैं? मैं अपने शहर की बात कर रही हूँ। मेरठ में भी ये सब चल रहा है, छोटे शहर में भी। छोटे शहर में भी। तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे में भी चलता होगा? क्यों नहीं चल रहा होगा? देखिए मैं एक बात कह रही हूँ, लोग कहते हैं जिगोलो कुछ नहीं होता, मैंने मान लिया। मैं अभी जो आपसे बात कर रही हूँ 2007 और 8 की कर रही हूँ, और मैं तब से लोगों से कहती चली आ रही हूँ, मेरा अखबार में भी छपा है। लेकिन अभी सीरीज क्या मैंने बनाई है वो? ये तो अभी आई है। एक तो क्या सीए टॉपर है ना, उसके बाद आई है अभी शायद नवीन, या बीए पास वगैरह भी कुछ मिलता जुलता ही है। बीए पास मैंने वो तो नहीं देखी। एक नवीन करके है कि पता नहीं क्या नाम है, एक और है। ये दोनों जिगोलो पे हैं। अच्छा। तो ये कहाँ से आई? अब मेरे अंडर में तो है नहीं मुंबई। एक लड़के की कहानी आप कुछ बता रही थी कि वो फंस गया था, निकल नहीं पा रहा था, उसकी शादी होने वाली थी और बहुत मुश्किल में था कि मैं जिगोलो वाला काम छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि अब मेरी शादी होने वाली है। हाँ, इसी की मैं बात कर रही हूँ कि वो जब तो जा रहा है एक्साइटमेंट में भी और पैसे की, पैसा बहुत कमा। एक रात में वो कहता है भाई सच है झूठ कि मैंने 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाए एक रात में। हाँ, अमीर महिलाएं होती होंगी तो देती भी होंगी। देती हैं कि मैं उन्हें सेटिस्फाई करता था और वो देती थी। और अब क्या है, अब मेरी शादी हो रही है। तो मैंने कहा फिर क्या दिक्कत है? कि वो कहती है कि शादी तो कर ले, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन रात को ऐसे ही आएगा जैसे आज तक आ रहा है। अब मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरी बीवी आ जाएगी तो मैंने कहा मना कर दे, मत जा। बोले ब्लैकमेल कर रही है, कह रहे हम दिखाएंगे, तू सीसीटीवी कैमरे में आके तूने हमारे साथ रेप किया, ये करा। मैंने कहा मूर्ख, रेप होता है एक दिन, हर रोज नहीं होता। सही बात है। और मैंने कहा तुझे गलतफहमी है, जब तू आता होगा सीसीटीवी कैमरे ऑफ होते होंगे। जी ये तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा तू सोच ले, मन से मान ले कि सीसीटीवी कैमरा कोई नहीं चल रहा है, और अगर उन्होंने अंदर बनाई है कोई वीडियो तो उसमें वो औरत भी है, यदि उसका चेहरा ना आ रहा हो तो। मैंने कहा उसकी बॉडी तो आ रही होगी, 50+ है और दिख जाएगा ना, उसके घर के लोग तो कम से कम पहचान ही जाएंगे कि ये कौन महिला है। ये कौन महिला? तो तू घबरा मत, अपना इलाज करा और उसके बाद में शादी करना। थैंक गॉड वो ठीक है। अच्छा, शादी हो गई उस लड़के की? शादी हो गई। इसके अलावा भी कोई और आपको अनयूजुअल इस तरह के केस मिले जिगोलो वगैरह के? नहीं, जिगोलो का तो मुझे नहीं कोई। ये एक ही लड़का। मैंने उसी लड़के से कहा कि भी तू देखना, और लड़के, क्योंकि नहीं आंटी मैं तो उस तरफ को जाऊंगा भी नहीं कभी। उसको डरा के रखा गया था। हाँ, मैं कभी नहीं जाऊंगा उस जिम की तरफ भी नहीं देखूंगा। आप जैसे कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से काम करती हैं, क्योंकि मेरठ में ही आपका बेस है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अगर आपको कोई 2 इस क्षेत्र में बड़े रिक्वेस्ट करने हो तो आप क्या करेंगी इस चीज को खत्म करने के लिए? देखिए पहला तो ये कि ये मैं कहूंगी कि पुनर्वास की बात करो। रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन हमारे एक्ट में भी है, आईटीपी एक्ट में भी। रेड नहीं है, रेड को माफ कर दो मुझे, रेस्क्यू करो बच्चियों को। और रेस्क्यू की जरूरत ही नहीं है, आप उन्हीं के परमिसेस में, उन्हीं जगह पे जाके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओ,
उनको ये दो कि भाई ये काम करना, तुमको ये करना, अलग अलग सेंटर्स वहीं करा दो, एनजीओ से मदद मांगो। लघु उद्योग है और भी लघु कई उद्योग तरह भी के काम हैं। हैं। दूसरा इसमें देखिए श्वेता जी, ऐसे छोटे छोटे काम के लिए तो आप एनजीओ को चिल्लाते हैं। अभी टीबी का देना हो, इतना बड़ा स्कैम हुआ है टीबी का हमारे यहाँ, है ना, तो उसमें तो आप एनजीओ को इन्वॉल्व कर लेते हैं 500 रुपए के लिए मात्र, और ऐसे किसी काम में नहीं करते। आप कहो एनजीओ से कि चलो भाई तुम्हें ट्रेनिंग देनी है, वहां चलाओ सेंटर, उनके बच्चों को पढ़ाना तो वहां पढ़ाओ। सरकारें ऐड पे करोड़ों रुपए खर्च कर देती हैं, खर्च करती है। उन पैसों को क्या इन बच्चियों के ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और मैं तो सबसे ज्यादा इस समय आप लोगों को धन्यवाद दे रही हूँ कि आपकी बदौलत मेरे कुछ इस बार मैं 17 बच्चों का एडमिशन करा पाई। कहाँ पे? स्कूल में? स्कूल में, इन्हीं के बच्चों के? इन्हीं के बच्चों, इनके भी और कुछ सड़क के बच्चे भी हैं। वो ऐसे नहीं कि साधारण स्कूल में, बेहतर स्कूल में, यहाँ हॉस्टल भी और हर चीज हुई उनकी। साल के साल मैं इनको मिलने नहीं देती। बहुत अच्छा, आपका काम जो है रिकमेंडेबल है, और जो भी लोग हमारे दर्शक जो कि देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, उन सबसे यही मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी इस दिशा में कदम बढ़ाएं, और आपके सामने अगर कोई इस तरह की चीज आए तो आप उसको देख करके नजरें मत फेरो। आपका नंबर भी मैं इसमें चला दूंगी, या जो भी वेबसाइट होगी जिस पर कि वो संपर्क मैं करें। कुछ बच्चों के भी दूंगी फोटो, हाँ, उनको भी डालना कि अगर बच्चा कहीं दिखे, ठीक है, तो जरूर बता कर। बच्चियां हैं वो, ठीक है, जो गायब हुई हैं और माँ बाप बहुत परेशान हैं, ठीक है, हो सकता है कहीं किसी बच्चों की फोटो भी मैं यहाँ भी डाल दूंगी, इस प्रोग्राम में भी स्क्रीनशॉट पे डाल दूंगी, और साथ ही मैं अपने सोशल मीडिया के जरिए भी उन बच्चों की तस्वीरों को डालूंगी कि कहीं भी हो तो जो भी देश के लोग हमें देख सुन रहे हैं वो उन तक, उनके माँ बाप तक उन बच्चों को पहुंचाने की कोशिश करें। आपका नंबर और सारी डिटेल मैं डाल दूंगी। तो आपने अपने बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकाला और इतनी जरूरी चीज, इतनी बात की हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।